शेयरों ने अमेरिकी बाजारों में भरा जोश। डाउ रिकॉर्ड ऊंचाई पर फिर से पहुंचा। कच्चे तेल में तेजी से एशियाई बाजार हैं मजबूत और एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव। जून तिमाही में टीसीएस की डॉलर आय में बढ़त, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर निराशा। आ जाएंगे इन्फोसिस के नतीजे, 2.5% बढ़ सकती है डॉलर आय। बायोकॉन के लिए अच्छी खबर। अमेरिका की एडवाइजरी कमेटी से कैंसर की दवा को मिली मंजूरी। अब यूएस एफडीए से फाइनल मंजूरी मिलने का है इंतजार। मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई के नियम हो सकते हैं और आसान। पीएम इस मुद्दे पर आज करेंगे अहम बैठक। कंस्ट्रक्शन समेत 6 और सेक्टर्स में एफडीआई के नियमों की होगी समीक्षा। उत्तर प्रदेश में एथेनॉल से चलाई जाएंगी टैक्सी और बसें। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया प्रस्ताव। और पुराने गहने बेचने पर लोगों पर नहीं लगेगा जीएसटी। सरकार ने एक दिन बाद ही जारी की सफाई। लगातार 4 दिनों से भारतीय बाजारों में बन रहे हैं रिकॉर्ड और आज ग्लोबल मार्केट से फिर से संकेत हैं अच्छे। तो बड़ा सवाल ये कि क्या फिर से नए रिकॉर्ड बनेंगे? 24,000 बैंक निफ्टी पर और 10,000 निफ्टी पर दिखेगा। और ऐसे में क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे दो खास मेहमान। PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। और ट्रेडस्टिप ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब कुछ ही देर में जयपुर से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन देखिए ग्लोबल बाजारों की तस्वीर किस तरह से निकल कर आ रही है। शानदार सेशन देखने को मिला और देखिए 9900 के ऊपर एसजीएक्स निफ्टी आज खुलने की तैयारी करता हुआ पहली बार। और यूएस ये मार्केट दरअसल सहारा देने का काम कर रहे हैं। 20 पॉइंट ही सही, लेकिन हरे निशान में जाकर बंद हुए। ऑल टाइम हाईज फिर से वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और एशियाई बाजारों की भी तस्वीर कुछ खराब नहीं है, थोड़ी सी सुस्ती जरूर है, लेकिन बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है। 5-10 पॉइंट नीचे था हांगकांग का बाजार घंटे भर पहले, और अब देखिए 3-4 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। जापान का बाजार हालांकि अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है। तो क्यूज तो जितने भी ग्लोबल मार्केट्स के हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन फिर आज भारतीय बाजारों को हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन 4 दिनों की वन वे तेजी के बाद किस तरह से ट्रेड किया जाए। देखो, ट्रेड तो तेजी का ही बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं। और अभी तक कोई ऐसा संकेत है नहीं जिसके वजह से हम ये सोचें कि मंदी होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि इतनी बड़ी तेजी होने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आना स्वाभाविक है, और वो भी हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन। लेकिन अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है पिछले कई शुक्रवार के सेशन निर्णायक साबित होते हैं ऊपर की तरफ। तो उम्मीद करें कि फिंगर्स क्रॉस कि आज का सेशन भी वैसा ही कुछ नजर आए कि आपको कुछ अहम आंकड़े नजर आए। और वो 2 अहम आंकड़े मेरी स्क्रीन पर जो हैं वो है 10,000 का निफ्टी पर और 24,000 का बैंक निफ्टी पर। ये दोनों ही बेहद 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 अहम आंकड़े हैं बाजार में मनोवैज्ञानिक स्तर के तौर पर, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है दोनों ही लेवल्स पर, और दोनों ही लेवल्स साइकोलॉजिकली भी काफ़ी अहमियत अपनी रखते हैं। जहां तक आज के सेशन का सवाल है, निफ्टी 9,900 आज आपके लिए निर्णायक लेवल का काम करेगा, और वो उसके बेहद करीब हम जाकर बंद हुए हैं। और वो क्यों करेगा ये मैं आगे डेटा में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज और ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखी। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि ऊपर की रेंज तो वही है 10,000 की जो कल भी दे रहे थे, लेकिन नीचे वाली रेंज जो है जो 9,700 से 9,800 की तरफ शिफ्ट हुई है। तो बेस थोड़ा और ऊपर की तरफ निफ्टी पर शिफ्ट होता हुआ दिखा है। ये निफ्टी की बात हुई। बैंक निफ्टी में भी नीचे का बेस ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट होता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी की जो अब ट्रेडिंग रेंज दिख रही है सरप्राइजिंगली 23,700 और ऊपर मुझे 24,000 की ही रेंज नजर आ रही है, जहां से हम 100-125 पॉइंट ही दूर है। वैसे बैंक निफ्टी में और ऊपर की रेंज बननी चाहिए, लेकिन फिलहाल जो डेटा मुझे दिखा रहे हैं वो 23,700 24,000 की रेंज दिखा रहे हैं। और 23,500 का जो बेहद अहम सपोर्ट था वो शिफ्ट होकर अब 23,700 के आसपास बैंक निफ्टी पर आ गया। तो ये 2 रेंज पर आप रखिएगा नजर। अब आपको ओपनिंग तो ठीक है, हफ्ते का आखिरी दिन है, क्लोजिंग ज्यादा अहमियत वाली है। क्लोजिंग बेसिस पर आपको 9,800 का लेवल रखना है नजर में निफ्टी पर। 9,800 के नीचे निफ्टी पर आज अगर आप क्लोज हो, जिसकी संभावना तो कम दिख रही है, लेकिन उसके नीचे क्लोज हो तो ही आप अपनी तेजी की पोजीशन को कम करें। जब तक आप 9,800 के ऊपर बंद हो रहे हैं, बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं, अपनी पोजीशन होल्ड करें तो आपका स्टॉप लॉस पूरा डिफाइंड है। बैंक निफ्टी यहां पर
23,675। जनरली मैं राउंड फिगर में नंबर देता हूं, लेकिन इस हफ्ते दो क्लोजिंग हमें 23,675, 23,688 के आसपास मिली, इसलिए मैंने 25 पॉइंट की नीचे की ओर जगह छोड़ी है। 23,675 के नीचे बैंक निफ्टी बंद हो तो ही आप अपनी तेजी की पोजीशन कम करें, अदरवाइज बैंक निफ्टी में भी आप तेजी की पोजीशन में बने रहें। 10,000 के ऊपर निफ्टी और 24,000 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर आज बंद होता है तो फायरवर्क्स होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये दो बड़े लेवल जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले एक बात जो सावधानी वाली फिर से दोहराना जरूरी है, और वो ये कि 10,000 का निफ्टी और 1.5 के आसपास या ऊपर का पुट कॉल रेशियो अगर ये लेवल दिखे तो दो काम करें। पहला, खरीदारी बिल्कुल न करें। दूसरा, अगर आपकी लीवरेज पोजीशन है, मतलब यानी कि आपने एफएनओ में पोजीशन बनाई हुई है और वो हाल ही में बनाई है जिसमें आपके लिए रिस्क लेने की कैपेसिटी कम है, तो वहां पर पोजीशन कम करें। तीसरा, कुछ ट्रेडिंग पोजीशन में आपको दमदार मुनाफा आ रहा है तो वो मुनाफा वसूल कर लें और उसके बाद इंतजार करें करेक्शन का। वो करेक्शन 50 पॉइंट का हो सकता है, 75 पॉइंट का हो सकता है, 100 पॉइंट का हो सकता है। तो 10,000 के नज़दीक 9,975, 10,000 के नज़दीक निफ्टी पहुंचे तो वहां पर मेरी खरीदारी की राय बिल्कुल भी नहीं है, और वो इसलिए कि जुलाई 2012 के बाद ये पुट कॉल रेशियो हाईएस्ट लेवल पर है और डेटा को रेस्पेक्ट करना हमें आना चाहिए। हो सकता है आपके 50-100 पॉइंट के ऊपर की तेजी छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सावधान रहना बेहद जरूरी है। जहां तक आज की ट्रेडिंग का सवाल है, निफ्टी खरीदे 9,850, इंट्राडे का स्टॉप लॉस है 9,950, 9,975 आज के टारगेट, यहां पर प्रॉफिट बुक कर ले। वीकेंड सेशन है, प्रॉफिट बुक करेंगे तो कोई हर्ज नहीं। बैंक निफ्टी 23,700 का स्टॉप लॉस है 24,000 के टारगेट के लिए, इसके बियॉन्ड भी बन सकता है, लेकिन मेरे लिए 24,000 भी काफी है। फार्मा, मेटल, बैंक्स, ये तीन बड़े सेक्टर मैंने चुने तेजी के लिहाज से, लेकिन कई छोटे सेक्टर हैं, शुगर, इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, ये खबरों के दम पर और तेज दौड़ लगा सकते हैं। तो दिग्गजों में फार्मा, मेटल, बैंक्स पर फोकस करें तेजी की तरफ। बिल्कुल, तो चीनी सेक्टर और छोटे छोटे सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। जिस तरह से 34 सेशन में सेंसेक्स ने 1000 पॉइंट की रैली दिखा दी है, तो थोड़ा कॉशियस तो हो ही जाना चाहिए आपको। वागले साहब से पूछते हैं वो आज के मार्केट को किस तरह से ट्रेड करना चाहते हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है आज का कॉल आपका। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल। मॉर्निंग सर। आप इंग्लिश की कहावतें कहते रहते हो, आज मैं कहता हूँ बताइए सर। A trend in motion continues to remain in motion जी। till definite signals emerge। ये एक बढ़िया। डाउ थ्योरी का इतनी एक लंबी तो हमने आज तक कभी नहीं की। हाँ, आपने तो एक साथ ही सारी सिक्सर मार दिया। कितना बाहर करना पड़ा मुझे। ये डाउ थ्योरी का एक महत्वपूर्ण भाग है जो ये कहता है कि इससे हमको क्या लेना चाहिए। मैं थोड़ा सा आधा मिनट लूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज। कि ट्रेडर्स मार्केट ऊपर गया तो बेचते रहते हैं और वो ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं, सही ये है। हमको कभी भी नहीं करना चाहिए। मोशन अपवर्ड साइड में है, अप साइड में तो कोई मतलब कोई क्लियर ये है ही नहीं, डाउट है ही नहीं, तो हमको वी हैव टू बी इन दैट मोशन। सही बात है। तो आपका शॉर्ट फॉर्म कर दूं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हाँ, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, शॉर्ट करने ये की। याद भी रह जाएगा। और अभी मैं थोड़े से अचंभे में हूँ कि ये पुट कॉल रेशियो, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि उसको भी इग्नोर करके थोड़ा सा ऊपर 5 है। साल के हाइस पर आ गया। तो शायद ऊपर जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करे, वो ज्यादातर डे ट्रेडर्स के लिए है। इन्वेस्टर्स को मतलब ऊपर जाएंगे 10,000 के आसपास जाएंगे, फिर ये होगा। 9840 का मेरा स्टॉप लॉस है, 9960 जो कि 10,000 के काफी करीब है। बैंक निफ्टी 23,750, 24,100 ये मेरा रेंज है, और चारों बाय कॉल है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस है वागले साहब का कि 10,000 के पास जाएगा, और 9960 का टारगेट देखिए दे दिया है, तो इस पर रखिएगा नजर। अच्छा, 4 के 4 बाय हैं क्या, 5वां भी आपने कोई ऐड कर दिया है? आप चॉइस देते तो मैं और 4 ऐड कर देता। ओके, चलिए तो समझ लीजिए कि बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है कि तेजी का ही ध्यान आपको रखना चाहिए। इन शॉर्ट, एफआई का डेटा, डीआई का डेटा, कैश मार्केट में हमने देखा करीब करीब 280 करोड़ रुपए की घरेलू संस्थागत निवेशकों ने फिर से खरीदारी करी है। ये दरअसल बाजार को कॉन्फिडेंस देता है, छोटा ही सही, लेकिन कम से कम डीआईएस की तरफ से सपोर्ट तो दे रहा है, मिल रहा है मार्केट को। हाँ, उनका मोटा मोटी खरीदारी का ही रुझान है। कभी एक आध दिन बीच में वो हाथ खींच लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको कोई बेच कर निकल जाने का मूड है। हाँ, ये जरूर है कि इन लेवल्स पर इतना पैसा होने के बावजूद उतनी दमदार खरीदारी भी नहीं है। मतलब धीमे धीमे ही ले रहे हैं और स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि घरेलू फंड बहुत दबाकर खरीद रहे हो, और ठीक भी है, अभी तक उन्होंने ही खरीदा है सारा का सारा, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो थोड़ा रुकते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। एफआईएस का डेटा पूरा एडजस्टमेंट का है, और एडजस्टमेंट क्या हो रहा है एफआईएस के डेटा में बहुत इंटरेस्टिंग रुझान दिखा है। मैं आज बहुत विस्तार से 3 दिनों के इस पूरे हफ्ते के डेटा देख रहा था, क्योंकि पिछले वीकेंड पर जो पी नोट्स की खबर आई थी, एक बड़ा एनालिसिस जो निकल कर आया है वो ये है कि इन लेवल्स पर पिछले 4 सेशन के सोमवार से गुरुवार तक के आप डेटा देखिए, एक संकेत साफ है, और वो ये है कि एफआईएस लगातार स्टॉक फ्यूचर्स में अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर कर रहे हैं। कल भी 1200 करोड़ के आसपास की खरीदारी की, ओपन इंटरेस्ट घटा है, परसों भी यही हाल था।
पूरे 4 दिन यही हाल है, यानी कि स्टॉक्स में जो उनकी शॉर्ट्स है, सदाबहार शॉर्ट्स जिसे हम कह रहे थे, वो शॉर्ट्स वो काट रहे हैं। लेकिन एक चीज और साथ साथ में बहुत क्लियर कट दिख रही है, और वो ये कि इंडेक्स को लेकर वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, अभी भी सावधान है। और पिछले 2 सेशन से तो आप देखिए 1200-1300 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज बेच चुके हैं, कल भी 600 करोड़ के बेचे। इसका मतलब क्लियर कट है कि इंडेक्स पे उन्हें लिमिटेड अपसाइड दिख रही है, या फिर ये हो सकता है कि जो उनकी शॉर्ट्स जहां हेजिंग थी वो स्टॉक्स में, वो चूंकि कट रही तो कुछ तो हेज करना है, तो फिर इंडेक्स बेचा जाए, क्योंकि आप अब नेकेड शॉर्ट तो कर नहीं सकते स्टॉक्स में। तो वो एक बड़ा चेंज एफआईज के डेटा में दिख रहा है। दूसरा बड़ा चेंज कल के सेशन में दिख रहा है, वो समझना बहुत जरूरी है, और वो सब ट्रेडर के लिए काम का है डेटा एफआईज का। वो है 2364 करोड़ की ऑप्शंस की खरीदारी। जनरली मैं ऑप्शन के डेटा बहुत विस्तार में डिस्कस नहीं करता, लेकिन आज इसलिए करना चाहता हूं कि इसमें ट्रेडर्स और एफआईज के मूड में बिल्कुल साफ डिफरेंस दिख रहा है, और वो ये है कि एफआईज पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं, हेजिंग कर रहे हैं। देखिए उनका हेजिंग करने का तरीका बदल गया है, स्टॉक्स नहीं बेच रहे हैं, कमजोर स्टॉक्स नहीं बेच रहे हैं, इंडेक्स बेच रहे हैं, पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं। तो एफआईज ने दमदार खरीदारी की है, और उनके सामने ट्रेडर्स पुट बेच रहे हैं जो तेजी की पोजीशन बना रहे हैं। अब कौन सही पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। अब तक तो ट्रेडर्स सही पड़ रहे हैं, लेकिन जब एफआईज एक ही सेशन में 2300-2400 करोड़ के पुट खरीदें, पूरा पुट नहीं है लेकिन ज्यादातर पुट खरीदें, तो ऐसे में थोड़ा सा ट्रेडर्स को सावधान रहने की जरूरत है। ये एफआईज के डेटा में नजर आ रहा है। कम से कम एफआईज का मूड तो यही कि यहां से इंडेक्स में लिमिटेड अपसाइड है, ये एफआईज मानकर चल रहे हैं। तो थोड़ा सा अपसाइड लिमिटेड है, और डीआईएस की तरफ से पैसा आता रहे तो फिर हमें थोड़ी उत्साह रहता है। अनिल से पूछते हैं कि एफएनओ का डेटा किस तरह से संकेत दे रहा है, लेकिन पहले सर बताइए आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या होने वाले हैं। हेमंत, मैं बजाज फिनसर्व से शुरुआत करूंगा। Okay. कल हमने, मेरा पहला कॉल कल बजाज फिनांस था, जो कि ऑलमोस्ट 3% ऊपर गया, अच्छा खासा मूव आया एज अ ट्रेडर। मुझे भी इसमें भी वही पैटर्न दिखाई दे रहा है। 4311 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 4500। दूसरा कॉल है नाल्को मेटल्स में। मुझे लास्ट 1-1.5 घंटे में जो बाइंग दिखी, हिंडाल्को नाल्को दोनों आउट परफॉर्म कर गए। मुझे लगता है उसमें दोनों में मूव अच्छी कंटिन्यू होगी। आज के लिए या अगले 2-3 दिनों के लिए मैं नाल्को में बाय करने की सलाह देता हूं 69 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 78। बहुत शानदार मूव कल सेकंड सेशन में सेकंड हाफ में इसमें देखने को मिला, इसी खबर के चलते कि एल्यूमिनियम की कीमतें दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही हैं, और ग्लोबल मार्केट्स तो देखिए मजबूत थे ही। तो फिर नाल्को 7% की रैली के बाद अब बागले साहब का टारगेट है 78 का। इस स्टॉक पर रखिएगा नजर। बागले साहब के बाकी के आइडियाज भी बताएंगे, लेकिन एफएनओ से क्या संकेत मिल रहे हैं ये बताइए। 10,000 एक्सपायरी से पहले ही हो जाएगा या एक्सपायरी के आसपास होने के आपको अनुमान लग रहे हैं? होना है तो आज या सोमवार तक, और अगर आज सोमवार तक नहीं हुआ तो फिर इस सीरीज में होना मुश्किल है। चांस कम है, क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना कि जब फ्लो मजबूत हो, बहाव तेज हो, उस समय हो गया तो हो गया। अगर यहाँ अटक गए ना तो फिर क्या होता है कि लेवल बड़ा है, फिर वो लोगों को ये समझ में आने लगता है कि नहीं 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 अभी से पार करना मुश्किल रहेगा, इसके नजदीक जाते प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन हेमंत, पार होना हो, एक चीज क्लियर है, मनोवैज्ञानिक तौर पर हम 10,000 छू चुके हैं। एग्जैक्टली। बस वो आंकड़ा स्क्रीन पर दिखना बाकी, ताकि हम जोर से सेलिब्रेशन कर सकें। ठीक है, तो अब जहां तक डेटा का सवाल है, डेटा में एक चीज साफ दिख रही है। निफ्टी में लॉन्ग्स बने, कल वीकली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में तेजी की पोजीशन कम होती हुई दिखी है। बैंक निफ्टी में 21,000 शेयर कम भी हुए हैं, और बैंक निफ्टी डिस्काउंट में भी जाता हुआ दिखा है। लेकिन ओवरऑल डेटा में देखिए सबसे खास बात क्या है, पहले तो ये कि क्यों आज 9,900 निर्णायक लेवल है। उसकी 2 बड़ी वजह है। 9,900 के लेवल पर कल पुट में 13 लाख शेयर ऐड हुए हैं। अब ये सेम सिचुएशन परसों हमने 9,800 के पुट पर देखी थी, जब 9,800 को हमने क्रॉस भी नहीं किया था, उसके नीचे बंद हुए, उसके बावजूद पहले ही पुट राइटिंग शुरू हो गई, यानी कि 9,800 की तेजी करना शुरू कर दी। सेम वैसे ही आज आप देखिए 9,900 कल हमने क्रॉस किया नहीं, लेकिन उसके बावजूद तेजी करने वाले ट्रेडर्स इतने कॉन्फिडेंट हैं कि कल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर बना है तो 9,900 के पुट पर है, 13 लाख शेयरों का। इसका मतलब ये कि कल सब लोगों ने ये मान के रखा था कि भले आज पार न किया हो, कल हम 9,900 के ऊपर ही खुलेंगे। तो अब आज आपके लिए सबसे जरूरी, अच्छा ऐसा नहीं कि खाली वही ये सोच रहे हैं, मंदी करने वाले जो ट्रेडर्स हैं जो 9,900 का कॉल बेचकर बैठे हैं, उन्होंने भी 8 लाख शेयर बेचे, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल में भी वहीं पर ऐड हुआ है। तो अभी भी वो मंदी करने वाले ये मान रहे हैं 9,900 के नीचे रहेंगे, तेजी करने वाले ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो इस लिहाज से 9,900 आज का निर्णायक लेवल है। अगर आप 9,900 के ऊपर रहेंगे तो साइकोलॉजिकली बड़े मजबूत रहेंगे। कुछ और शॉर्ट कवरिंग आपको आती हुई दिखेगी जो बाजार को 50-75 पॉइंट ऊपर ले जा सकती है। 9,900 के नीचे रहेंगे तो 25-50 पॉइंट का करेक्शन बन सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कल के लो 9,850 जब तक न तोड़े तब तक डे ट्रेडर्स बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। तो पहला लेवल वो होगा। अब आइए सावधानी वाले संकेत पर। 10,000 का निफ्टी बड़ा स्तर है,
कोई डाउट नहीं, लेकिन पोजीशन उतनी बड़ी नहीं बनी हुई जितना बड़ा स्तर है। सिर्फ 44 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो उस लिहाज से उसे पार करना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन कॉम्बिनेशन जो चाहिए आपको ओवरबॉट होने का, वो कॉम्बिनेशन के संकेत आ रहे हैं। क्योंकि कल आप देखिए 9700, 9800, 9900 हर लेवल पर ऐसे पुट राइटिंग हो रही है जैसे कि बाजार कभी नीचे आएगा ही नहीं। और ये ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, जरूरत से ज़्यादा है। और यही वजह कि अगर 10,000 के आसपास का लेवल, भले मैं तो कहूँ 9,975 ही सही, और पुट कॉल रेशियो 1.5 पर हो, किसी को मत पूछिए, बेच दीजिए, प्रॉफिट बुक कर लिए। और ये बेच दीजिए मतलब ये नहीं कि आप पूरा अपना पोर्टफोलियो जीरो कर दें। डिलीवरी बेचने की राय बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्रेडिंग पोजीशन बेच देने की राय है। फिर भले ही आप 50, 75, 100 पॉइंट निफ्टी को ऊपर जाने दें, जरूरी नहीं, कोई भी आदमी ऐसा है नहीं कि एकदम टॉप पर बेचेगा, एकदम बॉटम पर खरीदेगा। लेकिन आपको अपना पोर्टफोलियो सेफ सिक्योर कर लेना जरूरी है। वो लेवल है जहां बाजार चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि मैं ओवरबॉट हूं, प्लीज और मत खरीदिए, लेकिन आप नहीं सुनेंगे, आपकी मर्जी। करेक्शन आ जाएगा, सोमवार को आएगा, 2 दिन बाद आएगा, ये नहीं पता, लेकिन ये पक्का है कि डेटा ओवरबॉट होने के संकेत आपको पक्का देंगे। वहां पर फिर आपको 50, 100, 75, 150 पॉइंट जो करेक्शन मिल जाए वहां पर फिर से एंट्री कीजिए। हल्के रहेंगे तो एंटर कर पाएंगे, ये वायदा कारोबार के संकेत है। बैंक निफ्टी 24,000, ये बेहद निर्णायक लेवल है। जिस तरह से कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट बनाए तो 24,000 पर अटकना चाहिए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 24,000 के पार निकल कर टिक गया, और अगर आज निफ्टी ने 9,900 के ऊपर और बैंक निफ्टी ने 24,000 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी तो बहुत अच्छी कही जाएगी। और निफ्टी अगर 10,000 के ऊपर क्लोज हो गया तो फिर ये सारे रेशियो वेशियो और ये सब धरे रह जाएंगे इधर उधर, क्योंकि उसके बाद जो शॉर्ट कवरिंग के संकेत आएंगे वो और बाजार को ऊपर कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली तो लिक्विडिटी है जो बाजार का मूड बना रही है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ऊपर के लेवल पर सावधान रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं साफ साफ तौर पर सावधानी के संकेत मानकर हल्का रहता। बिल्कुल। एक तरफ अब लोग सोचते हैं 10,000 आएगा, बने रहें, दूसरी तरफ सोचते हैं कॉशियस हैं। ये बताइए, अगर करेक्शन आएगा एट मैक्स कितने पॉइंट का आ सकता है? क्योंकि हाल में हमने देखा है, क्योंकि देखिए ये स्तर जब जब बाजार नए हाइज बनाता है हम कहते हैं करेक्शन आएगा, करेक्शन आएगा। कोई बहुत डीप करेक्शन आता नहीं है इन स्तरों पर, अगर आता है तो कितना डीप हो सकता है? पहला जो संकेत होगा करेक्शन का वो 9,800 से 9,850 के नीचे का नहीं होगा। 100 पॉइंट, 150 पॉइंट एट मैक्स, वही 150, बहुत ज्यादा खराब सोचें तो 200, मैक्सिमम 150, 200 पॉइंट बस। और मैक्सिमम वो भी, क्योंकि देखिए पहले करेक्शन मिलता था निफ्टी में वो 75 अंकों का मिलता। हाँ। लेकिन यहाँ पर राय साफ है। देखिए आपको ये अपने आप को पहचानना है कि आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको ये 10,000 से भी कोई मतलब नहीं, एग्जैक्टली, और आपको 24,000 से भी कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, ट्रेडर अगर आप हैं तो आपके लिए ये लेवल्स बेहद अहम है। पोजीशन ट्रेडर्स को हल्की करनी है, इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो को छूना भी नहीं है, देखना भी नहीं है। चलिए बागले साहब, करेक्शन आएगा तो कितना आएगा एट मैक्स? 9,700 का जो अहम रेजिस्टेंस था वो ब्रेक जिस तरह से हुआ है, हाँ। मुझे डाउट नहीं है कि उसके नीचे जाएगा, जाएंगे तो भी क्लोज नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए, अगर आप अभी तक खरीदारी करना चाहते हैं, नया पैसा लेकर बैठे हैं, तो 9,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं ये हासिल करना चाहता था दोनों ही लोगों से, तो बहुत ज्यादा बड़ा करेक्शन आने वाला नहीं है। चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कल बाजार बंद होने के बाद जो 5 बजे के आसपास टीसीएस के नतीजे आए, उस नतीजों को देखकर अब आशीष का क्या व्यू बन रहा है। आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे जो इन नतीजों का विश्लेषण करेंगे, और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट्स क्या निकल कर आ रही हैं टीसीएस पर भी, और कुछ ही देर में इन्फोसिस के नतीजे भी आने वाले हैं। ध्यान रखिए, ये दोनों शेयर मिलाकर करीब करीब 9% का वेटेज रखते हैं निफ्टी पर, तो ये महत्वपूर्ण है, और ये सब बताएंगे ब्रेक के बाद। निफ्टी पर पांचों एक्सपर्ट्स की राय आपके सामने। सिर्फ सिमी भौमिक है जो कह रही कि शॉर्ट कीजिए निफ्टी को, थोड़ा बाजार और बोट है, नीचे आ सकता है। लेकिन बाकी 4 एक्सपर्ट्स की राय है तेजी की तरफ। सपोर्ट लेवल नोट कर लीजिए, 9,810 से 9,850 ये है निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट, 40 पॉइंट की रेंज। और ऊपरी स्तरों पर 9,950 से 10,000 वो है रेंज जहां पर हमारे चारों एक्सपर्ट्स कहने की प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। तो 5 में से 4 एक्सपर्ट्स हैं आज पॉजिटिव निफ्टी पर। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं टीसीएस की। कल बाजार बंद होने के बाद टीसीएस के नतीजे, और नतीजे निराशाजनक हैं। क्या चिंताएं हैं टीसीएस को? आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रिसर्चर जो आईटी सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं, उनसे समझते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। बताइए, टीसीएस अनुमान तो था कि कमजोर नंबर्स आएंगे, क्या उससे भी कमजोर आए? हाँ बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन कमजोरी का था और कोई सरप्राइज नहीं है। कमजोर, और इनफैक्ट उम्मीद से ज्यादा ही कमजोर नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। जब एक्सपेक्टेशंस कमजोर थी तो मेरा मतलब था
अदरवाइज सीजनली स्ट्रांग होता है पहली तिमाही, पर इस बार हम एक्सपेक्ट करते हैं महज 2-2.5% के आसपास कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ आएगी। ग्रोथ वहीं आई, लेकिन उस बैंड के निचले स्तर पर कांस्टेंट करेंसी में महज 2% का उछाल इस कंपनी ने डिलीवर करा है। तो डिसअपॉइंटमेंट है, स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट है रेवेन्यूज के फ्रंट पे। ज्यादा बड़ी दिक्कत आती है जब आप इसके नीचे मूव करते हैं ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की तरफ। एक्सपेक्टेड था कि मार्जिन पे दबाव आएगा, कितना आएगा? 150 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि 1.5% का। क्यों मान रहे थे हम? क्योंकि कर्मचारियों का वेतन बढ़ना था, वीजा खर्च होने थे, उसकी अकाउंटिंग होनी थी, और रुपया अप्रिशिएट हुआ है तो उसका इंपैक्ट देखने को मिलना था। लेकिन 150 बेसिस पॉइंट्स का इंपैक्ट एजम्पशन जो था, उसके सामने 230 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन में दबाव है, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा फॉरेक्स का इंपैक्ट है, उम्मीद से ज्यादा वेज हाइक का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, और इसीलिए मुनाफा तिमाही दर तिमाही 10% गिर गया है। हालांकि इस कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा है कि डील पाइपलाइन अच्छी है, FY18 के सेकंड हाफ में हालात इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। पर ध्यान रखें, अभी भी BFS वर्टिकल में बड़ी डील से कंपनी बैग नहीं कर पा रही है, और कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि कब तक हालात वापस बहाल होते हुए नजर आएंगे। एक और दिक्कत की बात, मार्जिन घटकर 23.5% पे पहुंच गया है, और 26 से 28% मार्जिन बैंड की इस मैनेजमेंट ने बात करी थी, और कमेंट्री है कि अभी मुश्किल लगता है नियर टर्म में वापस उस मार्जिन बैंड में जाना। तो नंबर्स डिसअपॉइंटिंग है, कोई शक नहीं। ओके, तो कमजोर है नतीजे, लेकिन इन कमजोर नतीजे के बाद क्या कहना है मैनेजमेंट का? वो ये कह रहे हैं कि इस बार भले कमजोर है लेकिन इतने बुरे भी नहीं, ऐसा मानना है कंपनी के MD और CEO राजेश गोपीनाथन का। It's a slower start to Q1. Having at 2% constant currency, I would say that I would classify it as steady rather than strong. But the volume growth side is good. So if you look at it from a structural perspective, it's actually quite positive. चले तो जो मैनेजमेंट है वो तो कह रहे हैं कि स्टेडी है, क्वाइट पॉजिटिव है, लेकिन इस मैनेजमेंट की कमेंट्री को सुन के ब्रोकरेज हाउसेस भी क्या संतोषजनक स्थिति में हैं? क्या टारगेट्स दे रहे हैं वो इसके लिए, ये सब बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष से हमें ये भी समझना है कि इन्फोसिस के नतीजों से क्या उम्मीदें आज बन रही हैं। बाजार खुलने के आसपास ये नतीजे आ सकते हैं, इस पर भी रहेगी नजर। ये सब एक्शन होगा ब्रेक के उस पार। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया TCS ने निराशाजनक नतीजे दिए, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो संतोषजनक बता रहे हैं इन नतीजों को। और मैनेजमेंट को सुनकर अब ब्रोकरेज हाउसेस क्या बता रहे हैं, क्या कोई डाउनग्रेड्स हैं या फिर टारगेट्स जस के तस रख रहे हैं, इस सब पर बात करने के लिए अब हमारे साथ हर्षदा भी जुड़ चुकी है। हर्षदा बताइए, गुड मॉर्निंग। टारगेट्स में कोई बदलाव नहीं है, हाँ, लेकिन निराशा जरूर हाथ लगी है, ज्यादातर ब्रोकरेजेस कह रहे हैं। इनफैक्ट TCS ने मेंटेन किया अपने बाय कॉल को, 2850 का टारगेट वो बरकरार रख रहे हैं। उनको लगता है रेवेन्यूज ऑफ कोर्स इन लाइन है, लेकिन मार्जिन्स की ओर से सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट सेकेंड हाफ में। उम्मीद है कि कुछ ग्रोथ देखने को मिलेगी, इनफैक्ट ये मैनेजमेंट भी दोहरा रहा था। साथ ही साथ अगर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट पर नजर डालें तो TCS पर एक न्यूट्रल कॉल इन्होंने दिया है। टारगेट प्राइस इनका 2250 का है। वही बात कह रहे हैं कि मार्जिन से निराशा हाथ लगती हुई दिखाई दे रही। मार्जिन काफी कमजोर है उम्मीद के मुताबिक। हालांकि उनको लगता है जो मार्जिन में गिरावट आई है उससे चिंता आने वाले समय में बढ़ सकती है, और यूएस की ओर से खास कोई पॉजिटिव्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली दूसरी तरफ TCS पर एक अंडरवेट का कॉल दे रहा है। 2100 का टारगेट इन्होंने सामने रखा है। उनको लगता है कि लगातार पिछले कुछ क्वार्टर्स में TCS की ग्रोथ रेट दबाव में रही है, और यहां से अब वो 26 to 28% का मार्जिन अचीव करना जो पहले कंपनी ने गाइड किया था वो मुश्किल रह सकता है। मार्जिन्स पर ही प्रेशर है, और बाजार को काफ़ी हद तक अनुमान था भी। लोग कह रहे हैं जो इनको ऑर्डर्स देते हैं कि जी अपने ऑर्डर्स की जो कीमतें हैं उसको घटाइए, तो 100 बेसिस पॉइंट कम मार्जिन्स इन्होंने क्लॉक किए हैं। अनिल, कितना पचा चुके हैं हम इस खबर को, और आज ये शेयर किस तरह से रिएक्ट कर सकता है? इस खबर के दम पर 2400 के नीचे नहीं जाएगा, इन रिजल्ट्स के नीचे, और जहां खुलेगा 1.5-2% वहां बॉटम बना देगा। ठीक बात है, लेकिन इसमें एक पैच है हेमंत, और वो ये है कि इन्फोसिस के नतीजे। सही बात है। अगर इन्फोसिस के नतीजे अच्छे आ गए, जिसका अनुमान है बाजार को कि जैसा सोचें उतने खराब नहीं हो, तो फिर एक चीज पक्की होगी, वो ये होगी कि TCS से इन्फोसिस शिफ्ट। और अगर वो होता है तो फिर TCS के लिए निचले स्तरों से रिकवर करना ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि फिर लोगों को खरीदना है तो इन्फोसिस खरीदा जाएगा। और अगर इन्फोसिस के नतीजे खराब रहे या ठीक ठाक से आए, म्यूटेड आए, तो फिर उस सिचुएशन में
टीसीएस आपके 2400 के आसपास सेटल हो जाएगा। तो काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करेगा कि इन्फोसिस कैसा नतीजा पेश करता है, लेकिन अगर खाली इन नतीजों के दम पर देखूं तो मुझे नहीं लगता कि टीसीएस 1.5-2% से ज्यादा गिरना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए फिर हर बार यही होता है कि दूसरी कंपनी जो इन्फी है वो कैसे परिणाम पेश करती है। तो ज़्यादा देर नहीं है, 45 मिनट और बचे हैं। बाजार खुलने से पहले भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नंबर्स आज आ सकते हैं, और आशीष तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही। तो ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के तुरंत बाद हम पूछेंगे आशीष से कि क्या है अनुमान इन्फी का, और हर्षदा से ये भी जानेंगे कि और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर ब्रोकरेज हाउसेज बुलिश या बेरिश हैं। ये सब एक्शन होगा ब्रेक के उस पार। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। तो इन्फोसिस है महत्वपूर्ण कड़ी। आज सुबह सुबह बाजार की दिशा भी ये तय कर सकता है, और टीसीएस किस तरह से प्रदर्शन दिखाएगा आज के दिन ये भी तय कर सकता है। तो पूछते हैं आशीष से कि क्या उम्मीदें। आशीष बताइए। हाँ, मूड और सेंटिमेंट्स बनाने का काम तो ध्यान रखें इन्फोसिस का ही है, और यहाँ पे तो टीसीएस से भी खराब रिजल्ट्स की उम्मीद है। जब मैं टीसीएस के केस में कह रहा था कि 2-2.5% की एक्सपेक्टेशंस थी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की, डिलीवर करा महज 2%, तो इन्फोसिस के केस में तो हम एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं कि 2% के आसपास की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ ये कंपनी देगी। क्यों म्यूटेड परफॉर्मेंस होगा? ध्यान रखिए सिर्फ इंडिया बिजनेस अच्छा रहेगा, क्योंकि जीएसटी की बैकबोन रोल आउट करने का काम इस कंपनी का था, तो उसका फायदा मिलेगा। लेकिन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, लेकिन कंसल्टिंग कारोबार ठंडा पड़ा हुआ है, तो उसका इंपैक्ट होगा। यहां पे मार्जिन एक्सपेक्टेड है कि 1%, 95 बेसिस पॉइंट्स कमजोर होंगे। क्यों? क्योंकि वीजा कॉस्ट की अकाउंटिंग होनी है, रुपए में मजबूती थी, और ऑन साइट हायरिंग, खासतौर पे अमेरिका में वहीं के लोग हायर करना महंगा पड़ता है, इसीलिए मार्जिन पे दबाव होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों का वेतन जो बढ़ाने की बात है, वेज हाइक जो है, एक क्वार्टर टाल दिया है। तो बाजार उससे भी मान रहा है कि शायद रेवेन्यू मोमेंटम बड़ा स्लगिश है, कमजोर है, इसीलिए वेज हाइक्स टाले गए हैं। तो वो बड़ी दिक्कत की बात। मार्जिन दबाव में रहेंगे और इसलिए मुनाफा 5% तिमाही दर तिमाही कमजोर होगा। लेकिन सबकी नजर रहती है गाइडेंस पर इस बार एक्सपेक्टेड है कि FY18 की जो गाइडेंस दी थी 6.5 से 8.5% कांस्टेंट करेंसी में पूरे साल की ग्रोथ की, शायद ये कंपनी उससे छेड़छाड़ ना करे। और जहां तक आप लोग बात कर रहे थे, हाँ, क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस है टीसीएस के मुकाबले इन्फोसिस के स्टॉक में, तो इन लाइन या स्लाइटली बेटर नंबर्स से इन्फोसिस में अच्छा खासा उछाल शायद आता हुआ नजर आए। अच्छा यार आशीष, हाँ, बायबैक आएगा क्या? मूड सुधारना है तो ऐसा कुछ करना जरूरी है। चलिए, वैसे उम्मीदें थोड़ी थोड़ी कल हल्की होती बन रही है, बायबैक ना हो, लेकिन बन रही है उम्मीदें, क्योंकि मूड 4 दिन पहले बहुत बिगड़ा हुआ है, बाकी आईटी कंपनी से ऐसा कर डाला है। राइट, तो पता नहीं इन्फोसिस से अब बचा है 12-13 हजार करोड़ रुपए हैं भी, लोग अंदाजा लगा रहे हैं आएगा या नहीं आएगा। 4 दिन पहले जब शेयर भाग रहा था तो सब अनुमान लगा रहे थे। अब उम्मीदें अब थोड़ी कम हो गई। बायबैक आएगा, लेकिन अगर बायबैक आ गया तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, इसमें कोई डाउट नहीं आया तो कोई खास दिक्कत नहीं। आजकल स्ट्रीट बड़ी स्मार्ट हो गई, बायबैक कैसे होगा, कितना % का फायदा मिलने वाला है, तो वो सब कैलकुलेट करके बोलते हैं डिसअपॉइंटमेंट हो गया। अपना लोगों को बता कर, पढ़ा कर, समझा कर लोगों को तैयार कर लिया। लोगों को मालूम है खाली बायबैक सुनकर शेयर खरीद नहीं लेना है, सब कुछ देखना समझना है, एक्सेप्टेंस रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं लोग फटाफट। बिल्कुल। तो चलिए, इन्फोसिस पर रहेगी नजर। उम्मीद करें कि इन्फोसिस नतीजों में न तो सरप्राइज इस लिहाज से दे कि किस तरह के नतीजे आएंगे, न सरप्राइज टाइमिंग के लिहाज से दे, क्योंकि पिछली बार काफी लंबा इंतजार करवाया था, तो बाजार खुलने के आसपास आने चाहिए अगर आ जाए तो। लेकिन इन्फोसिस के अलावा और कौन से हैं वो शेयर जहां पर आज एफआईज की नजर है, और ढेर सारी रिपोर्ट्स है हर्षदा के पास। हर्षदा बताइए। कुछ पॉजिटिव्स स्पेशली टाइटन को लेकर सीएलएसए कह रहा है कि खरीदारी उनकी जो पहले की राय थी वो बरकरार रखेंगे। टारगेट इन्होंने 620 का दिया है। आपको याद होगा हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स आई थी जहां पर ज्यादातर अब एफआई ब्रोकरेजेस कह रहे थे कि काफी भाग चुका है शेयर, तो कुछ ट्रिम डाउन करने चाहिए अपने टारगेट्स, लेकिन 620 का टारगेट टाइटन पर आ रहा है सीएलएसए की ओर से। आउटलुक पॉजिटिव है मैनेजमेंट का, साथ ही साथ मार्केट शेयर इनका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, खासकर डायमंड सेगमेंट में और छोटे शहरों में कंपनी का मार्केट शेयर बेहतर हो रहा है और वो ट्रिगर है सीएलएसए के लिए। दूसरी तरफ एमसीएक्स रेडार पर रहेगा क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने इस पर इनफैक्ट अपनी रिपोर्ट जारी की है जहां पर इन्होंने अपना ओवरवेट का कॉल बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस अब एमसीएक्स पर मॉर्गन स्टैनली दे रहा है 1300 रुपए का। उनको लगता है रेवेन्यूज जो आए हैं वो उम्मीद से थोड़े से बेहतर हैं, साथ ही साथ कुछ हायर कॉस्ट ऑफसेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैनेजमेंट ने भरोसा जताया है कि अब धीरे धीरे करके जीएसटी का इंपैक्ट पूरा हो जाएगा और वॉल्यूम्स पिकअप होते हुए दिखाई देंगे, तो वो एक पर्टिकुलर चीज है। और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो
सेकेंड हफ्ते में या फिर अगस्त के दूसरे हाफ में हम देखेंगे रोल आउट होता हुआ दिखाई देगा, वो एक बूस्टर साबित होगा एमसीएक्स के लिए। क्रेडिट स्विस ने इनफैक्ट ओएनजीसी पर एक रिपोर्ट निकाली है। इन्होंने आउट परफॉर्मर का कॉल तो अपना बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट घटाया है। 220 था टारगेट पहले, अब ये आया है 195 पर। एचपीसीएल के साथ जो विलय होने वाला है उसी को लेकर ये टारगेट प्राइस कट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बिंदु एक स्टॉक होगा जो रेडार पर रहेगा, क्योंकि वो टारगेट एक्शन डेट जुलाई 16 मानी जा रही है, उसको लेकर काफी यूफोरिया रहेगा मार्केट में, काफी क्लोजली वॉच करेगा बाजार कि क्या होता है इनके लिए। लेकिन गोल्डमैन सैक्स कह रहा है वो अपनी कन्विक्शन बाय में बरकरार रखेंगे। टारगेट इन्होंने दरअसल बढ़ाया है, जो पहले 792 का था वो 850 पर आ रहा है। जो मार्जिन्स और साथ ही साथ प्राइसिंग प्रेशर रहेगा कंपनी पर, वो थोड़ा सा ऑफसेट होगा, क्योंकि इंजेक्टेबल्स पर अपडेट्स, ओरो लाइफ पर अपडेट, नेट्रॉल के ओटीसी पर जो अपडेट है वो बेहतर दिखाई दे रहा है। और इन 3-4 प्रोडक्ट्स को मिलाकर इनके 30% रेवेन्यूज वहीं से आते हैं, तो जो भी प्राइसिंग प्रेशर्स आगे नजर आएंगे वो ऑफसेट होंगे इस पर्टिकुलर स्टोरी से। बिल्कुल, तो चलिए ये तमाम स्टॉक्स पर आज नजर रहने वाली है। शुक्रिया हर्षदा आपका इस जानकारी के लिए। तो औरोबिंदो फार्मा, वागले जी तो बहुत हैप्पी होंगे, उनके लिए देखिए अच्छी खबरें आ रही हैं। ऊपर के टारगेट्स बायोकॉन के ऊपर भी आज नजर होनी चाहिए। वागले साहब, बायोकॉन और फार्मा दोनों के चार्ट्स देखकर बताइए आपको कैसे लगते हैं। बायोकॉन में खबरें ये आई हैं कि यूएस एफडीए की जो एक समिति थी उसने मंजूरी दे दी है ब्रेस्ट कैंसर की दवा, अब आगे चलकर ये लॉन्च कर सकते हैं। तो एक कदम और आगे कंपनी बढ़ गई है, बायोकॉन बढ़ गई है उस दवा को लॉन्च करने के लिए। कल जरूर कुछ ब्रोकरेज हाउसेज नेगेटिव हुए थे इस खबर पर, लेकिन आप देखिए आज तो लगता है कि अच्छी तेजी हो सकती है। कैसे लगते हैं इसके चार्ट्स? हेमंत, बुधवार को आई थिंक आपने मॉर्निंग में आप बुलिश थे, बट मुझे वो 12-12:30 बजे मेरे रडार पे आया और 350 क्रॉस होने के बाद तो वो स्टॉप लॉस रखकर मुझे लगता है बायोकॉन 410-415 के टारगेट के लिए मैं पोजिशनल व्यू दूंगा। ऐसा नहीं कि आज के आज मुंह आएगी, आज कल में कंसोलिडेशन 1-2 दिन में हो सकता है, बट पोजिशनल व्यू कुछ हफ्तों का। तो कल हो गया, परसों की तेजी की बात नहीं। हाँ, कल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि आज क्या चलेगा वो मैं कह नहीं सकता हूँ। वो तो इंट्राडे देख के चलना है तो फिर आज ही चलेगा, ऐसा है। हाँ, नहीं तो फिर नहीं चलेगा। तो फिर 357 के ऊपर बाय कर सकते हैं। बिल्कुल। और बता दें आपको जी, और बता दें आपको कि बायोकॉन की सीएमडी किरण मजूमदार शो का कहना है कि यूएस एफडीए की इस दवा को 3 सितंबर को मंजूरी दे सकता है, और साथ ही इस दवा के लिए यूएस के बाजारों में बड़ी संभावना है कंपनी के लिए। US FDA approves this drug hopefully on 3rd of September, then we will be able to launch at the agreed date. And that's what actually this means. And in terms of the market size, as you know, Herceptin in the US at the moment enjoys about $2.6 billion of a market. And we hope that we will take a significant chunk of this. Market opportunity in emerging markets is fairly significant. It's actually pretty large. It's almost $1 billion. And therefore, we believe it's a huge opportunity for Biocon. चलिए, तो बायोकॉन के स्टॉक्स पर रहेगी नजर, औरोबिंदो फार्मा के शेयर पर रहेगी नजर, एमसीएक्स के नंबर्स के बाद अब मॉर्गन स्टैनले 1300 के लेवल्स दे रहा है, इस सब पर रहेगी नजर। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स कहां पर बुलिश या बेरिश हैं, इस पर बात करते हैं। संदीप जैन साहब जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दिल्ली से राकेश बंसल जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। संदीप जी, बताइए आपके टॉप पिक्स आज के लिए क्या हैं? देखिए, मैंने पहला पिक लाया है रेडिंगटन। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक बहुत ही सुस्त था और 105-10 के लेवल्स थे जहां पे काफ़ी दिन तक रहा है, और जिस तरीके से जो एक डिजिटल रिवॉल्यूशन आ रहा है और एप्पल का पार्टनर है इंडिया में, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक फंडामेंटली भी बहुत अच्छा और टेक्निकली भी वेल पॉइज्ड है। तो कहीं ना कहीं रेडिंगटन में बाइंग आएगी। और ओवरऑल पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बड़े इनफैक्ट इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स इसमें एंट्री लिए हैं, तो मुझे लगता है रेडिंगटन में तेजी आएगी। मुथूट फाइनेंस, ये इस बार लाल वाला है। पहले मैं नीला वाला मुथूट कैपिटल की बात कर रहा था, इस बार लाल वाले की बात कर रहा हूँ, जो कि एफएनओ में भी है। तो मुथूट फाइनेंस इनफैक्ट देखा जाए तो ग्रोथ में बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है एज कम्पेयर टू मुथूट कैपिटल, बट ओवरऑल देखा जाए तो पूरी इंडस्ट्री में सेफेस्ट बेट्स में से लग रहा है मुझे। एनबीएफसीज में, बाकी कंपनीज में ऑलरेडी बहुत बड़ी चाल आ चुकी है, तो मुझे लगता है कि मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, ये टाइप के स्टॉक्स चलेंगे। वोल्टास अच्छा लगता है, रिलायंस कैपिटल अच्छा लगता है, और एक बलरामपुर चीनी जो कि आज ऑलरेडी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है शुगर सेक्टर के लिए। और एक स्टॉक है कंट्रोल प्रिंट, जो कि प्रिंटिंग में है और एफएमसीजीज के लिए काफ़ी चीज़ें प्रिंट करते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं और उनके लेवल्स वगैरह प्रिंट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है आज के दिन में।
ओके, तो लंबी लिस्ट है खरीदारी की। जैन साहब का कॉन्फिडेंस 10,000 की तरफ जैसे जैसे बाजार बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लिस्ट थोड़ी लंबी होती दिख रही है, क्योंकि पिछली बार जब हमने जैन साहब से बात की थी तो जैन साहब ने खाली ITC लीवर जैसे शेयर ही बताए थे, 2-3 एशियन कैप से दूर रही है। हाँ, लेकिन अब तेजी की राय आ रही है काफी स्टॉक्स में, तो अच्छी बात है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जाने माने दिग्गज sptulsian.com के श्री SP तुलसियान। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है, संदीप वागले, संदीप जैन और राकेश बंसल साहब, और अब बाजार के जाने माने दिग्गज और sptulsian.com के श्री SP तुलसियान साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर, स्वागत है आपका भी CNBC आवाज पर। वैसे तो शुरुआत हमेशा हम आपकी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक के साथ करते हैं, लेकिन आज उस बड़ी खबर के साथ करना चाहता हूं जो शुगर सेक्टर को लेकर आई है, और वो इसलिए कि मुश्किल से 3 हफ्ते हुए हैं आप फिर से CNBC आवाज़ पर आना शुरू हुए हैं, लेकिन इन 3 हफ्तों में 3 बेहतरीन शुगर स्टॉक्स आपने बताए, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, डालमिया भारत शुगर, और मेरे ख्याल से एक उगार था शायद। तो 3 शुगर शेयर आपने रिकमेंड किया। आज जो खबर आ रही है वो ये कि उत्तर प्रदेश में शायद टैक्सीज, बसेस, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसमें एथेनॉल की ब्लेंडिंग कंपलसरी कर दी जाएगी, ऐसा नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं। बताइए सर, इस सेक्टर पर, इन शेयरों पर आपकी क्या राय है? अब भी खरीदने चाहिए? ऐसा अनिल जी, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि मुझे 6 हफ्ते हो गए CNBC आवाज पे आते हुए, पर खैर एनीवे वो कोई और ये बिल्कुल सही है। वो कहते हैं ना कि अच्छा समय जो है काफी जल्दी निकल जाता है, तो शायद आपको 6 वीक जो है 3 वीक जैसे लगे। चलिए, कम से कम पिक्चर बोरिंग नहीं है, एंजॉय कर रहे हैं व्यूअर्स और आप लोग भी, तो अच्छी बात है। बिल्कुल। अब मैं अगर स्पेसिफिकली शुगर पे आऊँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने 3 स्टॉक्स यूपी बेस्ड शुगर मिलों के स्टॉक्स पे सारे पे पॉजिटिव हूं, और मैंने 3 स्टॉक्स रेकमेंड किए थे, द्वारिकेश, डालमिया भारत शुगर और त्रिवेणी इंजीनियरिंग। और इनफैक्ट अगर आप इसी कड़ी में और जोड़ना चाहे तो आप बलरामपुर चीनी वगैरह को कर सकते हैं, क्योंकि जो देखिए ये एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग की न्यूज है तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि इससे सबसे बड़ा जो एडवांटेज होगा, मैं कहूंगा कि सरकार ने एक्चुअली देखिए, पहले जो सरकार की नीति थी कि 5% ब्लेंडिंग अक्रॉस द कंट्री करेंगे। अगर आप एथेनॉल को यूपी से लेकर के केरला तक ट्रांसपोर्ट करेंगे या तमिलनाडु तक ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो जितना एथेनॉल आप पेट्रोल में मिलाएंगे उससे ज्यादा पेट्रोल तो आप खुद ही उसको ट्रांसपोर्ट करने में कंज्यूम कर देंगे। तो चूंकि यूपी इतना बड़ा एथेनॉल का प्रोडक्शन करता है कि इस साल में यूपी में करीबन 86 लाख टन शुगर बनी है, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग शुगर स्टेट बना महाराष्ट्र को पीछे छोड़ के। तो ये बहुत बढ़िया, मैं कहूंगा कि एक प्रेगमेटिक व्यू, इसका इकोनॉमिक फायदे तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो जिस अगर आपका कंजम्पशन यूपी में है और यूपी में ही प्रोडक्शन है, तो आप वहां पे क्यों नहीं इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते कि वहां पे बसेस, टैक्सीज वगैरह। और मैं कहता हूं कि बहुत ही पॉजिटिव मूव है। इनफैक्ट 10 से 15% या इवन 20% तक की ब्लेंडिंग भी एथेनॉल में हो सकती है। तो अगर आप पैन इंडिया नहीं कर सकते हैं तो कम से कम यूपी में तो शुरू करिए, तो इससे नेचुरली जो है यूपी प्रोड्यूसिंग कंपनियों को एक तो बेटर रियलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि कहीं पे भी अगर आप ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह में सेविंग करते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है पेट्रोल के कंपेयर में, अगर वो एथेनॉल आपको सस्ता मिलेगा तो उसका बेनिफिट्स कुछ जो है यूपी शुगर मिलों को पास ऑन होगा, और बेटर ऑफ टेक होने की वजह से उस चीज की जो प्रोडक्ट की रोटेशन है वो बहुत जल्दी होगी। तो यस, मैं काफी खुश हूं इस पॉजिटिव मूव से। और उसके अलावा अगर आप देखें यूपी में यूपी स्टेट ने करीबन 25-26% का एक्सेस प्रोडक्शन किया था शुगर का लास्ट ईयर के एवज में, यानी करीबन जैसे मैंने बताया 86 लाख टन शुगर बनाई थी इस सीजन में। आने वाले सीजन में यूपी में करीबन 10% का इजाफा और होने की संभावना है, और ऐसा अनुमान है कि करीबन वो 95-96 लाख टन शुगर बनाएंगे आने जो सीजन नवंबर या 1 अक्टूबर से, थियोरेटिकली 1 अक्टूबर से शुरू होती है, पर मिलें प्रोडक्शन करना शुरू करती है नवंबर से। तो उसमें नेचुरली एथेनॉल का भी प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा, तो इसका सारा एडवांटेज मिलेगा। पर मैं ओवरऑल जो अगर आप पूरे का पूरा सिनारियो देखें जो शुगर का, तो उसमें शुगर का जो सिनारियो काफी बड़ा अच्छा बनते जा रहा है। शुगर के प्राइसेस जो है करीबन 75 पैसे से 1 रुपया किलो जो है पिछले 2 हफ्ते में बढ़ गए हैं। तो ओवरऑल यूपी बेस्ड शुगर मिलों के लिए काफी पॉजिटिव, और मैं कहूंगा कि ये सरकार द्वारा जो लिया हुआ है एक बहुत ही प्रेगमेटिक और दूरदर्शी व्यू है, बहुत ही बढ़िया मूव है। और देखिए ये हैं वो 3 स्टॉक्स जो पिछले 3 बार जब तुलसियान साहब हमारे यहाँ आए थे तो उन्होंने सुझाए थे, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, द्वारिकेश और दालमिया भारत। आपको बताते हैं कि कल दरअसल नितिन गडकरी जी ने क्या बयान दिया है, और उसके बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश की पूरी बस सर्विस, यानी शहर बस सर्विस और रीजनल जो ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट है वो सब, और गाड़ियाँ, टैक्सी भी इथेनॉल पर चल सकती है, क्योंकि गन्ना किसान जो है वो इथेनॉल दे सकता है। तो मैंने योगी जी को भी इसका प्रपोजल दिया है। एक कंपनी है जो कह रही है कि 100% फ्लेक्स इंजन
जो इथेनॉल और पेट्रोल दोनों पे चलेंगे। ऐसा अमेरिका में, कनाडा में और ब्राज़ील में है। अब इंडिया में उन्होंने ऑफर किया है। तो ये है बड़ी बात जिसके चलते आज रहेगी शुगर शेयरों में तेजी। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद मिलेंगे आपको निवेश के लिए एसपी तुलसियान साहब की तरफ से एक बेहतरीन पिक। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं संदीप वागले, संदीप जैन, राकेश बंसल और एसपी तुलसियान साहब। और अब लेते हैं तुलसियान साहब से उनका बेहतरीन निवेश आइडिया। बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है आज आपने? अनिल जी, मैंने आज का स्टॉक है हरिता सिटिंग। ये टीवीएस ग्रुप की कंपनी है और अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखें तो इनकी एक तो सब्सिडियरी कंपनी है जिसमें 51% होल्ड करते हैं जर्मन कंपनी के साथ में, जिसका नाम है हरिता फेरर, और वो बनाते हैं पॉलीओरिथिन फोम। और वो अपने आप में, मैं उस पर थोड़ा सा बाद में आऊँगा। इनका जो खुद का कोर बिजनेस है, कंप्लीट सीटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं कमर्शियल व्हीकल्स को, ट्रैक्टर्स को और बसेस को। और जो कंपनी की स्ट्रैटेजी रही है, ये पहले सीटिंग सॉल्यूशंस टू व्हीलर को भी प्रोवाइड करते थे। वो बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस था। तो उनका एक प्लांट हुआ करता था रुद्रपुर में, वो प्लांट उन्होंने टू व्हीलर सीटिंग सॉल्यूशन का बंद कर दिया। और अब पैन इंडिया में इनके पास 6 प्लांट है और 6 के 6 प्लांट स्कैटर्ड हैं। महाराष्ट्र में है, उत्तरांचल में है, झारखंड में है, तमिलनाडु में। यानी जितने भी ऑटो मेकर्स हैं, कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर और बसेस के, ये इनके क्लाइंट है। और इनके मुख्यतः जो क्लाइंट्स हैं वो हैं अशोक लेलैंड, एसएमएल, ईसुजू, एस्कॉर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वोल्वो, ये सारे के सारे इनके क्लाइंट्स हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आप इनका जो सालाना टर्नओवर देखें तो तकरीबन 800 करोड़ इनका स्टैंड अलोन बिजनेस से आता है और 800 करोड़ इनकी जो जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसमें इनका 51% की भागीदारी है, उससे आता है। तो अगर मैं कंसोलिडेटेड नंबर का अगर इस पे कॉल लूं कंपनी का, तो 800 करोड़ की टॉप लाइन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तकरीबन 53 करोड़ रुपया है, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आती है 6.7%। और अगर मैं इसकी एक कंपेरेबल लिस्टेड पेयर लूं तो भारत सीट्स जो है, जो मेनली टू व्हीलर को केटर करती है, उसका एक कंपेरिजन है। उसकी भी टॉप लाइन अगर आप देखें तो करीबन 930 करोड़ के आसपास है। भारत सीट की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 2.3%, जबकि हरिता की कंबाइंड कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 6.7%। यानी उससे तकरीबन 3 गुनी मार्जिन है, जो है भारत सीट से 3 गुनी ज्यादा मार्जिन है। स्वाभाविक है, इससे इनका पैट जो है तकरीबन 29 करोड़ का, जो ईपीएस करीबन आया 37 रुपया FY17 में। और चूंकि FY17 थोड़ा सा डिमोनेटाइजेशन की इफेक्ट की वजह से, हमें सब पता है कि कमर्शियल व्हीकल, बसेस, सब पे इसका इफेक्ट पड़ा था। तो मैं FY18 की वर्किंग पे काफी पॉजिटिव हूं। और जो इनका जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड डेरिवेटिव है, जैसे पॉलीयूरेथिन फोम, और जिसमें जो लगता है, और उसका एडवांटेज इन्हें मिला कि जहां पे मार्जिन एक्सपेंशन इनके होने की संभावना है। तो शायद FY18 में जो FY17 में 37 रुपया ईपीएस था, शायद वो बढ़ के FY18 में 42 से 44 रुपए के बीच जा सकता है। प्रमोटर का स्टेक काफी अच्छा है, 67%। फंड्स और जो HNIs है वो तकरीबन 15% स्टॉक्स होल्ड करते हैं। कंपनी डेट फ्री है। और अगर कंपनी की इक्विटी देखें तो काफी लो इक्विटी है, करीबन 8 करोड़ के आसपास, और नेटवर्थ है 120 करोड़। और वैसे भी अगर आप देखें टीवीएस ग्रुप के जो शेयर हैं हमेशा हाई डिस्काउंटिंग पे चलते हैं। अगर 45 रुपए का आप 42 या 44 रुपए का आप ईपीएस लेवे तो करीबन 18 से 19 रुपए के आसपास आपको पी मल्टीपल पे स्टॉक मिलता है। मेरा काफी लंबा पॉजिटिव, जो अगर आप लंबा नजरिया रखें साल 2 साल के हिसाब से भी, तो काफी पॉजिटिव व्यू है। आपको ये स्टॉक करीबन 25 से 30% का सालाना अगले 2-3 साल का रिटर्न दे सकता है। लेकिन 6 महीने के हिसाब से मैंने इसका टारगेट रखा है 1000 रुपए का। 6 महीने में 4 डिजिट 1000 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हरिता सीटिंग, जब तुलसियान जी कह रहे थे रुद्रपुर, मेरा बर्थ प्लेस है रुद्रपुर, वहाँ की कंपनी है ये। चलिए, तो मुझे अच्छा लगा कि रुद्रपुर की कंपनियां क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रही हैं शेयर बाजार में। सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और इस पर हमारी नजर रहेगी आज। लेकिन बंसल साहब हैं हमारे साथ। बंसल जी, आप बताइए, आपके आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं, और क्या कोई चीनी की कंपनी आपको भी पसंद है? जैन साहब कह रहे थे बलरामपुर चीनी, तुलसियान साहब कह रहे हैं चीनी का सेक्टर गर्म रहने वाला है। कोई स्टॉक जो आपने भी आइडेंटिफाई किया हो इस सेक्टर से? गुड मॉर्निंग हेमंत जी। हेमंत जी, शुगर स्टॉक्स में बलरामपुर चीनी काफी अच्छा लगता है। इनफैक्ट मेरी भी इस पे बाय कॉल है। मुझे लगता है 150 का स्टॉप लॉस, 165 के लक्ष्य के लिए बलरामपुर चीनी को शुगर स्पेस से बाय करके चलना चाहिए। एक दूसरा एक बाय कॉल रहेगा अदानी पोर्ट पर, काफी बढ़िया टेक्निकल रुझान है। 370 का स्टॉप लॉस, 385 के लक्ष्य के लिए अदानी पोर्ट को बाय करना चाहिए। तीसरा एक बाय कॉल रहेगा गॉडफ्राई फिलिप्स पर। कल के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला है। टेक्निकल चार्ट्स पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है।
गॉडफ्रे फिलिप्स को बाय करके चलना चाहिए। 1240 का स्टॉप लॉस 1325 के लक्ष्य के लिए यहां बाय करें। मेटल स्पेस काफी अच्छा लगता है और मुझे लगता है वेदांता एक बड़ी उछाल की तैयारी कर रहा है। वेदांता को खरीदने की राय रहेगी। 256 का स्टॉप लॉस, 273 का टारगेट। हेमंत जी, एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी रिकमेंड करना चाहूंगा। एक्सिस बैंक की 520 स्ट्राइक की कॉल खरीदें 9.5 रुपए पर। साइमल्टेनियसली 540 स्ट्राइक की कॉल 3 रुपए 75 पैसे में बेचें तो मैक्सिमम रिस्क आपका बैठता है 5 रुपए 75 पैसे। 1200 का लॉट है तो 6900 का मैक्सिमम रिस्क हुआ। थ्योरेटिकली मैक्सिमम प्रॉफिट बैठता है आपका 14 रुपीज 25 पैसा का। अगर ये 540 के भाव दिखाता है तब आपको 17,100 रुपए मिलेंगे। बट प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि इस सीरीज में रिजल्ट्स हैं 25 तारीख को और स्टॉक जिस तरीके से पॉइज्ड है 540 के लेवल्स इस सीरीज में मुमकिन है। अगर 540 तक की रैली स्टॉक में देखने को मिलती है तो मुझे लगता है 20,400 रुपए का मुनाफा यहां पे देखने को मिल सकता है। ओके, ये है आपके लिए तमाम स्टॉक्स जहां पर तेजी करने की राय। अदानी पोर्ट, बलरामपुर चीनी, गॉडफ्रे फिलिप्स और वेदांता। ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना चाहें तो एक्सिस बैंक है राकेश की लिस्ट में जहां पर आप कर सकते हैं तेजी। वेदांता की आज एजीएम भी है। वेदांता की एजीएम है, बिल्कुल। तो ये एक और स्टॉक है जो एक्शन में। लेकिन वागले साहब के एक्शन वाले स्टॉक्स बजाज फाइनेंस, नेल्को और क्या है सर? कैपिटल फर्स्ट में कल बड़ा एक्शन था, देखने को मिला, तो वो बाय करे 732 के स्टॉप लॉस से। 1 से 2 दिन का व्यू है, 792 का टारगेट होगा। और चौथा स्टॉक है वोल्टास जो बाय करके चले। लास्ट 1 आवर में काफी बाइंग हुई है जो आज एक्सटेंडेड मूव हमको देखने को मिल सकती है। 480 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 495। ऑलराइट, चलिए तो इस पैक पर रखिए नज़र। वोल्टास, कैपिटल फर्स्ट, नाल्को, बजाज फिनसर्व, ये तमाम शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। संदीप जैन साहब को पसंद है बलरामपुर चीनी, रेडिंगटन, मुथूट फिनेंस जैसे बढ़िया शेयर। और राकेश बंसल जी को बलरामपुर चीनी, अच्छा बलरामपुर चीनी आज काफ़ी सारे कॉमन हो रहे हैं तो चीनी सेक्टर आज अच्छा प्रदर्शन साफ तौर पर दिखा सकता है। ये बताइए, टाइटन 620 का टारगेट CLSA का है। कल खबरें आ रही थी कि पुरानी ज्वेलरी अगर आपको देंगे तो फिर आपके ऊपर ही 3% का वैट लगेगा, लेकिन अगर ज्वेलरी देकर वापस लेंगे नई ज्वेलरी तो वैट GST वगैरह नहीं लगेगा। इस तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन ये शेयर कल भी कुछ खराब प्रदर्शन नहीं दिखा रहा था। आज CLSA की इस रिपोर्ट के बाद क्या और तगड़ा प्रदर्शन की उम्मीद की जाए यहाँ पे? हेमंत, एक समझना है कि इसका बेसिक ट्रेंड पॉजिटिव है। काफ़ी टाइम से आई थिंक 450 से ये ब्रेकआउट देते जा रहे हैं। मेरा इमीडिएट टारगेट ये 570 का होगा। और अगर आप कुछ हफ्तों 1 से 2-3 महीने की बात करो तो ये 620-630 तक जा सकता है। एक मिनट आपको रोकना होगा। इन्फोसिस के रिजल्ट्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। मुनाफे का आंकड़ा उम्मीद से बेहतर आता हुआ दिख रहा है। 3,483 करोड़ रुपए का मुनाफे का आंकड़ा जो कि हमारी उम्मीद से बेहतर है और अच्छा खासा बेहतर है, क्योंकि 3,426 करोड़ का अनुमान था तो अनुमान से बेहतर मुनाफा आता हुआ दिख रहा है। तो पहला आंकड़ा इन्फोसिस का जो आता दिख रहा है वो उम्मीद से बेहतर है, हमारे अनुमान से बेहतर है। तो इन्फोसिस के आंकड़े में अब तक जो सबसे पहला आंकड़ा इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, इन्फोसिस का मुनाफा उम्मीद से बेहतर आता हुआ दिख रहा है। आय का आंकड़ा आपके सामने उम्मीद से बेहतर है 17,078 करोड़ का आय का आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है। ये भी उम्मीद से बेहतर है। 17,026 करोड़ के आसपास का आय का हमारा अनुमान था, 17,014 करोड़ का। तो आय भी उम्मीद से थोड़ी सी बेहतर आई है, 50 करोड़ के आसपास, 60 करोड़ के आसपास आय बढ़कर आई है। मुनाफा लगभग 50 करोड़ उम्मीद से बढ़कर आया। तो उम्मीद से और डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 3.2% आई है। ये भी इंटरेस्टिंग है और ये भी अच्छी कही जाएगी। जहां 2.6% का अनुमान था उसके सामने 3.2%। आशीष तैयार हो रहे हैं हमारे साथ। आशीष तैयार हो चुके हैं, ओके वेरी गुड। आशीष, डॉलर आए 3.2% बढ़त। हाँ, आपने जितने नंबर्स मेंशन करे मैं नोट डाउन ही कर रहा था। सारे नंबर्स उम्मीद से बेहतर हैं या फिर इनलाइन परफॉर्मेंस है, तो कोई डिसअपॉइंटमेंट एटलीस्ट इन्फोसिस की तरफ से नहीं है। हेडलाइन नंबर्स हम एक्सपेक्ट करते 2.6% डॉलर आय में उछाल देखने को मिलेगा। 3.25%, 3.2% के आसपास की ग्रोथ डिलीवर करी है। मार्जिन एक्सपेक्टेड था कि 1% कमजोर होंगे, दरअसल सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट्स कमजोर हुए। हमारी उम्मीद से आधी कमजोरी देखने को मिली है, तो वो एक इंकरेजिंग सिग्नल है। और इसीलिए आप देख रहे हैं मुनाफे का नंबर भी बेहतर है। 5% तिमाही दर तिमाही में एक्सपेक्ट कर रहे थे मुनाफा कमजोर होगा, मुनाफा दरअसल 3.25% के आसपास कमजोर हुआ है। और एक और बात ध्यान रखें, स्ट्रीट आमतौर पर फोकस करती है गाइडेंस पर, और गाइडेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है। जो पहले 6.5 से 8.5% कांस्टेंट करेंसी गाइडेंस दी गई थी, जस्ट की तस उसे मेंटेन करा गया है। लास्ट क्वार्टर में मार्जिन गाइडेंस को नीचे कर दिया गया था। पहले थी वो 24 से 26% का बैंड, जिसे घटाकर
23 से 25% का बैंड कर दिया गया था और इस बार भी उस बैंड को जस के तस मेंटेन कर रही है कंपनी। आशीष, आप पूरा आगे एनालिसिस दें बड़े, उससे पहले एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वैसे तो सारे पैरामीटर्स पर इन्फोसिस के नंबर उम्मीद से बेहतर है, ठीक है, करेक्ट है? बिल्कुल है, या फिर उम्मीद में खरे उतरे या बेहतर। हाँ, ठीक है ना। सबसे बढ़िया क्या है इन चारों में से? मैं कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की वेट कर रहा हूं, अदरवाइज सबसे बढ़िया तो, क्योंकि स्ट्रीट ध्यान रखे फोकस करती है ग्रोथ आंकड़े पे। जो मार्जिन्स हैं वो इन्फोसिस के केस में, क्योंकि इन्होंने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया ही नहीं है, डिफर कर दिया है, तो आप उसके लिए मार्जिन पिक्चर प्रोफाइलिंग इतनी बेहतर नहीं देखेंगे। मेरा नजर होगी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ पे, और मेरे लिए उस पे एक इंकरेजिंग सिग्नल है कि डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ उम्मीद से कहीं बेहतर 3.25% के आसपास आई है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि जो पूरे साल की जो कंपनी ने गाइडेंस दी थी, अगर मैं हर क्वार्टर की ग्रोथ देखूं तो सीक्वेंशियली 2.1 से 2.9% हर क्वार्टर में ग्रोथ इस कंपनी को डिलीवर करनी है, और Q1 एक बेहतर परफॉर्मेंस है 3.2% की ग्रोथ, तो साल के लिए वो पूरे साल की गाइडेंस अचीव करना अपर एंड की और आसान हो जाता है इस कंपनी। बिल्कुल। तो आशीष, आप अब हमें ये भी बताइएगा कि TCS वर्सेस इन्फोसिस दोनों को आप जब तक देखिए, हम अम्बरीश बलीगा जी के पास जाते हैं, मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और उनसे पूछते हैं इन्फोसिस के शेयर को फिर आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अम्बरीश जी, नंबर्स तो अनुमान से बेटर नजर आ रहे हैं। हाँ, तो आई थिंक इट क्लियरली बैलेंस आउट। जो TCS के नंबर्स आए थे, जो खराब आए थे, आई थिंक दिस इज क्लियरली बैलेंस दैट। And looking at the mood in the market, मुझे लगता है कि हमें should clearly open much better. तो TCS में आज माना जा रहा था थोड़ी सी कमजोरी होगी, और उसके बाद सब देखेंगे कि इन्फोसिस के नंबर्स कैसे आ रहे हैं। अगर इन्फोसिस वर्सेस TCS आपको ट्रेड करना हो तो किस तरह से ट्रेड करेंगे? Clearly, I think Infosys is a buy and TCS possibly is a sell. I think this is a pair trade जो कर सकते हैं। ओके, और इस बीच नजर रखनी चाहिए इस बात पर भी कि क्या कुछ बायबैक को लेकर ऐलान होता है। अदरवाइज एक चीज और जो इम्पोर्टेंट आ रही है वो है कि गाइडेंस भी जो इन्फोसिस है उन्होंने मार्जिन का 23 से 25% का जो दिया था उसे बरकरार रखा, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं किया। तो गाइडेंस मार्जिन का भी और रेवेन्यू का भी दोनों ही बरकरार रखें, तो भले लोगों को लग रहा हो कि पूरा माहौल बड़ा ख़राब है, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन्फोसिस ने उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं किया। संदीप जैन साहब से भी एक राय ली जाए। जैन साहब, कैसे लग रहे हैं आपको नतीजे, और स्टॉक कितना बढ़ना चाहिए? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन्फोसिस ने उम्मीद से बेहतर रिजल्ट दिए, क्योंकि TCS ने कल निराश किए थे, और दोनों अगर खराब रिजल्ट देते तो जो एक मन में थी कि 10,000 का जो टारगेट है वो अचीव करेगा निफ्टी, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आज कल या मंडे को कुछ हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से इन्फोसिस ने EBITDA मार्जिन्स इंप्रूवमेंट दिखाए हैं, जो कि मार्केट बहुत कीनली वॉच करता है, तो ओवरऑल आई फील कि इन्फोसिस के बेहतर रिजल्ट से TCS को भी कहीं ना कहीं फायदा मिल जाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो ओवरऑल इट्स अ बिग थम्स अप, एंड मेरे हिसाब से इन्फोसिस से उम्मीदें कम थी मार्केट्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं TCS हमेशा से प्रेफरेबल बेट था इन्वेस्टर्स में भी, बट अब कहीं ना कहीं इन्फोसिस को भी ध्यान दिया जाएगा, इन्फोसिस पे भी। तो मेरे हिसाब से इट्स अ गुड रिजल्ट एंड बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। चलिए, अब आशीष ये बताइए, अब दोनों ही कंपनियों के परिणाम तो आपके सामने हैं और आप बहुत फटाफट एनालाइज भी करते हैं, बताइए क्या समझ में आ रहा है? अमरीश जी ने बिल्कुल सही कहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। वैसे भी ध्यान रखें, स्टॉक अंडर परफॉर्म कौन सा कर रहा था, वो इन्फोसिस कर रहा था TCS के सामने। TCS ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा था, तो डिसअपॉइंटमेंट वहां पे तगड़ा है, और यहाँ पे तो आउट परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस के लिहाज से, तो फोकस इस समय इन्फोसिस की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि बायबैक को लेकर खबरें आ रही है, 13,000 करोड़ जो हम कह रहे थे, 12 से 13,000 करोड़ रुपए का बायबैक हो सकता है, उस पर नजर रखिए। हमारी न्यूज टीम तुरंत वो खबर आपके सामने लाने की कोशिश करेगी। लास्ट रिजल्ट में लीजिए, आपको याद होगा इन्होंने कह दिया था कि $2 बिलियन के आसपास का कैपिटल एलोकेशन होगा, वो डिविडेंड के तौर पे दिया जाएगा या फिर बायबैक के तौर पे दिया जाएगा, और वो नेसेसरी अप्रूवल्स का वेट कर रहे हैं। इन्होंने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, आपको याद होगा लास्ट ईयर अमेंडमेंट करे थे लास्ट क्वार्टर में, तो ये पता था FY18 में कुल मिलाकर 13,000 करोड़ रुपए ये डोल आउट करने वाले हैं, इन्होंने पिछले क्वार्टर में क्लियर कर दिया है, पर उसकी निटी-ग्रिटीज अभी तक हमें नहीं पता है। क्या वो अप्रूवल आ गया है, क्या इस बार वो बायबैक अनाउंसमेंट होगा, किस भाव पे कितना होगा, वो निटी-ग्रिटीज बाजार वेट कर। ओके, तो इस वक्त जो बताया जा रहा है वो है कि 13,000 करोड़ रुपए का अमाउंट उन्होंने डिविडेंड के लिए यहाँ पर रिजर्व रखा है। तो बायबैक के बजाय डिविडेंड आए तो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आजकल कंपनियां टैक्स बचाने के लिए आज से डिविडेंड देना कम पसंद कर रही है, बायबैक करना ज्यादा पसंद कर रही है, लेकिन डिविडेंड आता है। डिविडेंड में एक आराम यह है कि हर इन्वेस्टर को पैसा मिल जाता है, बायबैक में हर एक इन्वेस्टर
भाग ले न ले इनके वो रह जाता है। तो काफी हैप्पी होंगे इस बात से कि अब डिविडेंड मैं बताऊं आप उन्हीं को मद्देनजर रख के किया से होगा। ये बायबैक किया ये जाएगा। लास्ट क्वार्टर में जो कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी इन्होंने सामने रखी थी उसमें तभी कह दिया था कि 13,000 करोड़ रुपए के आसपास का एडिशनल पे आउट करेंगे डिविडेंड या बायबैक के तौर पे। ठीक बात ये है। क्लियर था। अगर डिविडेंड कंफर्म कर दिया तो बस ये खबर आती है, उसको एडिशनल खबर यही होगी, बाकी ये पता था हमको। तो अनिल आप कह रहे हैं डिविडेंड बाजार किसको बेटर देखेगा, डिविडेंड को बायबैक को, ये बताइए। वैसे देखिए ऐसे देखा जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिविडेंड में टैक्स कट के आएगा। ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कटेगा, लेकिन डिविडेंड में फायदा ये कि हर इन्वेस्टर को मौका मिल जाता है। बायबैक में फायदा ये है कि शेयर की कैपिटल एप्रिसिएशन होती है, शेयर नंबर ऑफ शेयर कम हो जाते हैं तो बचे हुए शेयरों के भाव बढ़ जाते हैं, और बायबैक में सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन इन्फोसिस के लिए बायबैक के मुकाबले में डिविडेंड इसलिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि इन्फोसिस के प्रमोटर नहीं है। एग्जैक्टली। अगर इन्फोसिस के प्रमोटर के पास 50-60% टीसीएस की तरह हिस्सेदारी हो और वो बायबैक करे, प्रमोटर पार्टिसिपेट न करें, तब तो बायबैक अच्छा है। लेकिन आजकल बायबैक में प्रमोटर भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो मेरा ये मानना है इन्फोसिस अगर डिविडेंड देती है तो बायबैक के मुकाबले में डिविडेंड देना इन्फोसिस के लिए ज्यादा अच्छा है। राकेश बंसल, दोनों चार्ट्स देखिए फटाफट, इन्फोसिस भी और टीसीएस भी। टीसीएस कितना नीचे जा सकता है, इन्फोसिस कितना ऊपर जा सकता है, लेवल्स बताइए। देखिए अनिल जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इन्फोसिस में नीचे में 970 एक क्रिटिकल लेवल है, ऊपर ही जाना चाहिए। 970 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इमीडिएटली 990 995 के लेवल्स लगते हैं, और एक बार 995 के लेवल्स अनिल जी अगर डिसाइसिवली टूटते हैं, अगर ये गैप से खुलता है और 995 के लेवल्स को तोड़ता है, तो भी मुझे लगता है कि देरी नहीं है। 995 एक क्रिटिकल नेकलाइन है, इसके ऊपर डिसाइसिवली निकलता है तब ऊपर में 1035 1040 के स्तर यहां देखने को मिल सकते हैं। यहां पर मुझे लगता है बाइंग करनी चाहिए। टीसीएस अनिल जी देखें तो नतीजों ने निराश करा है, बट टेक्निकल चार्ट्स पर चार्ट्स इतने खराब नहीं है। टेक्निकली नीचे की तरफ देखें तो 2370 2380 एक सपोर्ट है। अगर 2370 के लेवल्स टूटते हैं तब नेक्स्ट सपोर्ट अराउंड 2320 2325 तक आता है। टेक्निकली अगर नतीजों को प्ले करना हो तो टीसीएस के लिए कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि यहां पर मंदी की जाए, बट टेक्निकली ऐसा पैटर्न इन्फोसिस में जरूर है कि खुलते ही तेजी की जाए। तो खुलते ही तेजी की जाए। एक और बढ़िया आंकड़ा ये है कि डॉलर रेवेन्यू का गाइडेंस 1% बैंड का दोनों तरफ देखिए बढ़ाया है। पहले था 6.1%, उसको बढ़ाकर 7.1% किया है, और बैंड का जो दूसरा भाग है 8.1% का जो पहले था वो 9.1 किया है। यानी डॉलर रेवेन्यू गाइडेंस जो है वो बेहतर दिख रही है। तो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में कंपनी कह रही है कि ये 1% बढ़ गई है। आशीष, इसको कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए वैसे तो स्ट्रीट कांस्टेंट करेंसी गाइडेंस पे ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि उसमें करेंसी की वॉलेटिलिटी नहीं होती, जो मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है। लेकिन बढ़ाना अच्छी बात है, इसे मैं पर्सपेक्टिव में रखता हूं आपके लिए। FY17 में इस कंपनी ने डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ जो पूरे साल की डिलीवर करी थी वो थी 7.4% की। तो अब ये कंपनी अगर कह रही है 7.1 से 9.1, तो जो स्ट्रीट को डर था कि शायद FY18 एक फ्लैट ग्रोथ का या निगेटिव ग्रोथ का ईयर हो सकता है, अब इस नई गाइडेंस को देखने के बाद लगता है कि शायद ये अगला साल जो है पिछले साल से फाइनली बेहतर होता हुआ नजर आएगा, एटलीस्ट डॉलर रेवेन्यू के फ्रंट पे। 7.1% पिछली बार थी, अब वो बात कर रहे हैं 7.4% पिछली बार थी, 7.1 से 9.1। तो मुझे लगता है FY18 पिछले साल से बेहतर ग्रोथ का साल होता हुआ नजर आएगा। तो उस पर्सपेक्टिव में ये खबर अच्छी है। ओके, तो शॉर्ट में ये बता दूं कि इन्फोसिस के नतीजों में अगर आप कोई भी चीज खराब ढूंढने निकलेंगे तब भी मिलेगी नहीं। सिंपल, किसी भी पैरामीटर पर इन्फोसिस के नतीजे खराब नहीं है। हर पैरामीटर पर उम्मीद के मुताबिक या उम्मीद से कहीं बेहतर है, चाहे वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हो, चाहे वो गाइडेंस हो, चाहे आगे का आउटलुक हो। तो कुल मिलाकर इन्फोसिस की चर्चा यहां पर। लेकिन इस बीच इन्फोसिस प्री ओपनिंग सेशन में थोड़ी देर पहले मुझे 20% ऊपर दिख रहा था, अब 2% ऊपर है। प्री ओपनिंग सेशन खुल गया तो मैं फटाफट उसका हाल बता दूं आपको। 65 अंक ऊपर दिख रहा है मुझे, सेंसेक्स 30 अंक ऊपर दिख रहा है, निफ्टी। तो ये है प्री ओपनिंग सेशन में तेजी के साथ शुरुआत होने के आसार। औरोबिंदो फार्मा 2% ऊपर है, इन्फोसिस अब 1.5% ऊपर है, अब ठीक लेवल आ रहे हैं। टीसीएस देख लेते हैं, टीसीएस 2% नीचे है। ये स्टॉक्स हैं जो कुछ एक दबाव में दिख रहे हैं, लेकिन बाकी स्टॉक्स में मजबूती के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इन्फोसिस से, और अब फोकस करते हैं कुछ और स्टॉक्स पर जहां पर आज एक्शन आपको साफ तौर पर नजर आएगा, और इन्हीं शेयरों पर राय ली जाए। एक और स्टॉक है MCX, जहां पर आज मॉर्गन स्टैनली की तरफ से नतीजों के बाद रिपोर्ट आई है 1300 रुपए के टारगेट के साथ। इस रिपोर्ट पर एक बार जरा बताएं राकेश जी, आपकी क्या राय है चार्ट्स देखकर या वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए MCX में
क्या ये पिटा हुआ है शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट बनता है? अनिल जी बिल्कुल पिटा हुआ है, और स्टॉक में इस रिपोर्ट से पहले एक नेगेटिव रुझान के साथ ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और अनिल जी इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। कल की क्लोजिंग 1078 के अराउंड की है। अगर ये स्टॉक 1100 के ऊपर निकल के सस्टेन करता है तब अनिल जी इसको खरीदना चाहिए। जब 1100 के ऊपर निकलता है, डिसाइसिवली सस्टेन करे, तब एक परफेक्ट कैंडिडेट बनेगा शॉर्ट कवरिंग का और नई तेजी का, तब इसको खरीदना चाहिए 1084 के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर ये 1100 के ऊपर सस्टेन करता है अनिल जी, तब 1140 1147 के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए एमसेक्स पर राय, कंडीशनल बाय ये मानना है राकेश बंसल का। आइए आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको आज के लिए 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडिया स्टॉक 2020 के मैच का अपडेट। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। हर बार की तरह आज फिर से बल्लेबाजों के ऊपर ही भरोसा किया है, और आज इंपॉर्टेंट बैठक एफडीआई के ऊपर प्रधानमंत्री जी लेने वाले हैं, जिसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री जो तुर्तियां हैं वो सामने रखेंगे, और हो सकता है कई सेक्टर्स के लिए बड़ी खबर निकल कर आए एफडीआई से जुड़े हुए। तो आपकी नजर होनी चाहिए आज रिटेल सेक्टर के ऊपर। एबी फैशन, V2 रिटेल जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। साथ ही HT मीडिया जैसी कंपनियों के लिए भी बड़ी खबर आ सकती है, क्योंकि अगर प्रिंट मीडिया में एफडीआई को डील दी जाती है तो इसके लिए भी अच्छी खबर मानी जाएगी। बायोकॉन में इसलिए तेजी करनी चाहिए क्योंकि US FDA की जो एडवाइजरी कमेटी थी उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर की दवा के लिए मंजूरी दी है, तो यहां पर एक बड़ी तेजी हो सकती है आज के सत्र में। ITI जैसे स्टॉक्स को फायदा मिलेगा। भारत नेट 2 को जिस तरह से कैबिनेट में आने की अप्रूवल मिलने की बात अगली मीटिंग में कहने की खबरें आ रही हैं, तो वहां पर तेजी बन सकती है। साथ ही इंडिया ग्लाइकोल जैसे स्टॉक्स पर नजर रखिएगा, यहां पर अच्छी रैली देखी जा सकती है। हुडको, CDSL हाल ही में लिस्ट हुई कंपनियां अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकती है। और नितिन गडकरी ने जिस तरह से CM योगी जी, उत्तर प्रदेश के CM, उनसे कहा है कि इथेनॉल के ऊपर बसों को, टैक्सीज को चलाया जाए, और ये प्रस्ताव अगर वो अमल कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की चीनी कंपनियों के लिए राहत की बात होगी। इसलिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग और सिंभावली शुगर को आज अपनी टीम में शामिल किया है। बिल्कुल थीमेटिक टीम बनाई सेलेक्टर्स ने। यहाँ पे बहुत सारी खबरें हैं, और जैसा कि एफडीआई पे आज एक रिव्यू मीटिंग है, तो उसमें जो मल्टी ब्रांड रिटेल और सिंगल ब्रांड रिटेल पे बातचीत होगी। तो फ्यूचर कंज्यूमर इसीलिए सेलेक्टर्स ने चुना है। HCC और अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनियों में भी एफडीआई पे विचार किया जाएगा, उसके नियम आसान किए जाएंगे। भारत नेट 2 जो ब्रॉडबैंड योजना है उसको अगली कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी, इसलिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में नजर रखिए। प्रिकॉल ने एक एक्विजिशन किया है, उसकी वजह से उसको यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में एक्सेस मिलेगा, वो पॉजिटिव है। प्राज इंडस्ट्रीज में खरीदारी करिए, क्योंकि जो यूपी में एथेनॉल बेस्ड फ्यूल के इस्तेमाल का प्रेजेंटेशन दिया है गडकरी जी ने, वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो इसके अलावा बलरामपुर और बजाज हिंदुस्तान में भी अच्छी खासी तेजी बन सकती है। रेडिंगटन में नजर रखिए, 75 लाख शेयर खरीदे मॉर्गन स्टैनली ने, काफ़ी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। यहाँ पे एक अच्छी तेजी बन सकती है। सेलेक्टर्स को लगता है कि आज खरीदारी करना होगा। जो आज बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकते हैं, और बायोकॉन पर रखिएगा नजर। 6% की मजबूती के साथ ये खुलने की तैयारी कर रहा है। तो जिस तरह से कमेटी ने US FDA की शायद 14-0 से एक सिरा कहा कि नहीं, ये दवा बिल्कुल सही तरीके से बन रही है, और जो अब तक काम काज किया है वो सही है। आप देखिए क्या अच्छी तेजी इस स्टॉक में आज देखने को मिल रही है। गेम चेंजर है ये, बिल्कुल बायोकॉन के लिए गेम चेंजर है। अच्छा, और चीनी के शेयर तो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे ही। प्राज जैसे स्टॉक जो इथेनॉल के प्लांट्स लगाने का काम करती है कंपनी, ये भी देखिए 8% की मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। पागले साहब जल्दी से इसके चार्ट देखकर बताइए ये कैसा लग रहा है आपको? हेमंत, पिछले 2 साल से इसने 75 के लेवल 70-75 के लेवल्स नहीं तोड़े, करंटली उसके आसपास है, तो उस लिहाज से मैं कंफर्टेबल रहूंगा। मोमेंटम के मतलब एज ए ट्रेडर बाय करना है तो 80-82 के ऊपर बाय करें, फिर मुझे लगता है 95 की तरफ की मूव की शुरुआत हो सकती है। ओके, प्राज से साथ ही बलरामपुर चीनी पर भी हमारे सारे एक्सपर्ट्स की आती दिख रही। वायदा कारोबार के लिहाज से ये स्टॉक है जो राकेश ने रिकमेंड किया है। ये स्टॉक भी मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है, बड़े दिनों बाद फिर से 160 की तरफ बढ़ने की। मुझे याद है आपका एक समय में इस पर कॉल था, फेवरेट शेयर था। मुझे लगता है अब भी ये स्टॉक 180-200 की रेंज में जाना चाहिए, लेकिन ये
इसमें एक ही चीज़ है कि बाकी शुगर शेयरों की तरह परसेंटेज में ये दौड़ नहीं लगा सकता, क्योंकि एकमात्र वायदा कारोबार का शेयर बचा है। और अच्छा, वायदा कारोबार में किसी को शुगर ट्रेड करना है तो यही एक शेयर भी है, तो ये इसके लिए अच्छी बात भी एक तरह से मानी जाएगी। और अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है, हाँ, तो चीनी के दाम बढ़ने वाले हैं, और अभी अभी इंपोर्ट ड्यूटी 10% बढ़ी भी है, तो 40 से बढ़ाकर जो 50% की है, यानी 10% बढ़ी है। और देखिए यूपी वाली ये खबर हेमंत इस लिहाज से भी बढ़िया है हमें कि गडकरी साहब चाहते हैं और योगी साहब वहाँ सीएम है, बीजेपी की सरकार है। बात गडकरी साहब भी योगी साहब के हक में ही कर रहे हैं, अगर आप देखें। अच्छा, दोनों बीजेपी के हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। आसान लागू करना आसान है। एग्जैक्टली, तो जो सिफारिश आ रही है वो ऐसा नहीं है कि बीजेपी की केंद्र सरकार सिफारिश दे रही हो किसी कांग्रेस वाली राज्य सरकार को, तो ये बीजेपी की सरकार है, और दोनों तो फिर बढ़िया तेजी बन सकती है इस पूरे सेक्टर में। रेडिंगटन एक और स्टॉक है जहां पर फंड्स की खरीदारी हुई है। संदीप जैन साहब ने तो पसंद किया, वागले साहब आपको देखने चार्ट्स, और आपको याद होगा 120 रुपए से हम लगातार इसको रिकमेंड करें कि देखिए ब्लॉक डील्स हो रही हैं। कौन बेच रहा है ये अहम नहीं है, कौन खरीद रहा है ये अहम है। इन लेवल्स पर जो नई एंट्री होती हुई दिख रही है, आप देखिए अब एक के बाद एक लगातार हायर प्राइस पर बड़े ब्लॉक्स हो रहे हैं। मॉर्गन ने खरीदारी की है। अब ये बताइए इन लेवल्स पर भी कुछ दम है क्या स्टॉक में? कल एक ब्रेकआउट आया है और मुझे याद है पिछले 5 से 7 दिन में हमने इसका 2 बार जिक्र किया है, और मुझे लगता है ये 150 के पार जाना चाहिए। मैंने तभी भी कहा था अगर 150 क्लियर कर जाता है तो 155 157 तक के अपसाइड मुझे एज अ ट्रेड दिखते हैं। चलिए, तो रेडिंगटन इस पर रखिए नजर। प्रमोटर्स लगता है अब एग्जिट कर ही देंगे पूरी तरह से, और अब कोई नया ही प्रमोटर होगा जो इसको चलाएगा। ये बाजार कम से कम अब तक जो ट्रेड्स हुए हैं वो समझने की कोशिश कर रहा है। आज एक अच्छी बात और बढ़िया बात ये हो रही है कि 9900 के ऊपर आप देखिए निफ्टी खुलेगा। जितना खराब काम टीसीएस कर रहा था वो उतना ही अच्छा काम, उससे कहीं बढ़िया, हाँ उससे बढ़िया, कहीं बढ़िया, बिल्कुल सही है काम इन्फोसिस ने किया है। तो आप देखिए 2.5% टीसीएस नीचे खुलने की कोशिश कर रहा है, जो बाजार को और अपने सूचकांक को नीचे खींचेगा, और उतना ही देखिए इन्फोसिस ऊपर खींचने का काम करे। तो ये बैलेंस आउट हो जाएंगे तो अनिल फिर तो तेजी जो 10,000 की बात आप कर रहे थे वो होना चाहिए, हो सकती है। अच्छा, 9,900 निर्णायक लेवल के तौर पर काम करेगा। 9,900 के ऊपर टिके रहने में सबसे बढ़िया काम ये होगा हेमंत की, एक तो 9,900 के पुट पर 21 लाख शेयरों का इजाफा है, और उसमें से 8 लाख शेयर तो कल ही बने हैं। इसका मतलब ये हैं कमजोर शॉर्ट्स। तो 9,900 की कॉल्स, माफ कीजिएगा, 39 लाख शेयरों का इजाफा है, और उसमें 8 लाख शेयर कल जुड़े। तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों को थोड़ी सी तो मुश्किल होगी। उन्हें लगेगा कि भाई बाजार ऊपर जा रहा है तो हम अपनी शॉर्ट्स को काटने की कोशिश जरूर करें। तो ये एक्शन जरूर होगा, आप इस पर नजर रखिए। इस बीच प्री ओपनिंग सेशन में बेहतरीन 62 अंक और बैंक निफ्टी, वाओ, इस पर भी नजर रखिए। 23,964 बैंक निफ्टी का हाई है 10 तारीख का, 10 जुलाई का। उसे आज पार करने की तरफ बढ़ सकता है, वहां से सिर्फ 15 पॉइंट नीचे खुल रहा है, तो यानी कि बैंक निफ्टी भी लाइफ हाई के आसपास। अच्छा, एक बात और बता दूं, कल जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 23,888 की, ये बैंक निफ्टी की लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है, क्योंकि पहले 23,749 के ऊपर बंद हुआ था, लेकिन बैंक निफ्टी कल जो बंद हुआ है वो लाइफ टाइम हाई है। सेंसेक्स 32,037 पर कल जो बंद हुआ वो लाइफ टाइम हाई है। निफ्टी 9,891 पर जो बंद हुआ वो कल लाइफ टाइम हाई है। तो कल तीनों ही बड़े इंडेक्स ने लाइफ टाइम हाई बनाया है, क्लोजिंग बेसिस पर भी और इंट्राडे बेसिस पर तो सेंसेक्स और निफ्टी ने बनाया था। चलिए अब देख लेते हैं औरोबिंदो फार्मा पर एक राय फटाफट में ले लूं राकेश जी से, बाजार खुलने के पहले। राकेश जी, 2.5% मजबूत खुल रहा है, इसके लिए अहम लेवल बताइए आप। अनिल जी, ये स्टॉक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नीचे में 695 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और जिस तरीके से ये स्टॉक है ये अब 720 की एक नेकलाइन तोड़ने की तैयारी कर रहा है। अनिल जी, एक बार अगर 720 की नेकलाइन टूटती है डिसाइसिवली, तब ये नहीं सोचना चाहिए कि स्टॉक नीचे से 530 रुपए के स्तरों से ऊपर निकला है। अगर 720 की नेकलाइन टूटती है, जिसकी संभावना काफी ज्यादा है, तब अनिल जी 770 775 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा अनिल जी, एक स्टॉक और ऐड करना चाहूंगा, जैसे भी संदीप जी ने भी मेंशन करा, प्राज इंडस्ट्रीज की 70-75 के लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है, काफी पॉजिटिव है। अगर आप देखें तो 2014 में राकेश झुंझुनवाला जी ने इसमें अपना स्टेक बेचा था, और तब से स्टॉक कंटिन्यूसली अंडर प्रेशर है। अब स्टॉक एक बड़ी तेजी की शायद तैयारी कर रहा है, 77 की कल की क्लोजिंग है। एंड अनिल जी, इस बार अगर ये स्टॉक 80 के ऊपर निकलता है प्राज इंडस्ट्रीज, तब मुझे लगता है 100 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। प्राज इंडस्ट्रीज 2.5 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है, 80 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली टेक्निकली मुझे लगता है 100 के स्तरों के लिए इसको बाय करना चाहिए। आपकी राकेश जी, आपको सब याद है, सारा डेटा याद है, और नाम भी तो सेम है ना। अच्छा, राकेश झुंझुनवाला और राकेश बंसल जी, सरनेम भी तो अलग है।
चलिए तो तेजी हो रही है ना, 8% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी। बिल्कुल दमदार प्रदर्शन शुगर शेयरों का, आज का तो होना ही है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की पारी की, और इस वक्त आपके सामने तेजी के साथ शुरुआत होने के पूरे आसार पहले टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई इतिहास बनता हुआ इस वक्त बाजार में पहली बार 9,900 के पार खुलता हुआ निफ्टी, ये है अब तक का सबसे उच्चतम स्तर। 32,100 के पार खुलता हुआ सेंसेक्स अब तक का सबसे उच्चतम स्तर, और बैंक निफ्टी है 23,930 के आसपास, यहाँ रिकॉर्ड अभी बनना बाकी है। तो मजबूत शुरुआत हुई है और 9,900 के आसपास कारोबार करता हुआ निफ्टी। कहां से आ रही मजबूती? इन्फोसिस ये है आज का स्टार परफॉर्मर, दमदार नतीजे और बेहतरीन गाइडेंस के बाद 2.5% की बड़ी मजबूती, 4 डिजिट में पहुंचता हुआ इन्फोसिस, और अगर इसके एक जीरो और आगे लग जाए तो 10,000 निफ्टी भी हो जाए, लेकिन 1000 पर इस वक्त दिखेगा आपको इन्फोसिस। और अरबिंदो फार्मा 2% ऊपर, बीपीसीएल यस बैंक में 1% के आसपास की मजबूती। इसके अलावा कमजोर है टीसीएस 2.5% नीचे, क्योंकि हम कह रहे थे कि इन्फोसिस के नतीजे बहुत अच्छे है तो टीसीएस ज्यादा कमजोर होगा, 2400 के नीचे फिसलता हुआ टीसीएस। एचडीएफसी 1% कमजोर है, लीवर 0.5% कमजोर है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो कमजोर है। तेजी है लेकिन सीमित तेजी, ऐसा नहीं कि बाजार तेज दौड़ लगाने के मूड में हो, एकदम फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, खासतौर से निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर। आइए वायदा कारोबार की तरफ। बायोकॉन 8% का बड़ा उछाल, गेम चेंजर दवा, कैंसर की दवा को जो एडवाइजरी कमेटी की अप्रूवल मिली है वो बायोकॉन के लिए बेहद कारगर साबित होती दिख रही है। और हम कह रहे थे वागले साहब से बढ़ना है तो आज ही बढ़ेगा, और आज दौड़ लगा रहा है। इन्फोसिस 2.5% ऊपर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन 2.5% ऊपर, और अरबिंदो जैसा शेयर मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। वहीं कमजोर क्या है? टीसीएस 2% नीचे, मैक्स फाइनेंशियल और बर्जर पेंट्स में 1% का नुकसान। लेकिन लाल निशान में फिसलता हुआ निफ्टी, कई दिनों बाद आपने ये रंग देखा होगा ट्रेडिंग स्क्रीन पर। निफ्टी पर थोड़ी सी कमजोरी बनती भी है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बाजार में आती हुई दिख रही है इसमें। और ऐसा नहीं कि बहुत सारे शेयर गिर रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। टीसीएस नीचे है, एचडीएफसी जैसे हैवी वेट नीचे हैं, टाटा मोटर देखिए थोड़ा सा कमजोर होता हुआ, और एचयूएल थोड़ा सा कमजोर होता हुआ। एचयूएल ने काफ़ी अच्छी प्रदर्शन दिखाया भी है, तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लेकिन शुगर शेयर, इस पर रखिए नज़र, प्राज पर रखिए नजर। ये देखिए अब 9% की मजबूती के साथ प्राज इंडस्ट्रीज का स्टॉक कारोबार करता हुआ। बजाज हिंदुस्तान देखिए 6% की शानदार मजबूती दिखा रहा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये तुलसियान जी ने आपको इसी शो पर बताया था, खरीदी है, और देखिए आज भी 5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। बलरामपुर चीनी पर भी रखिए नजर, और ये एफएनओ का एकमात्र स्टॉक चीनी का, देखिए ये भी 1.5-2% की मजबूती के साथ अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं धामपुर में भी। तो शुगर सेक्टर, जैसा कि सुबह सुबह आपको बताया था, सेक्टर ऑफ द डे साबित हो चुका है। एचसीसी जैसे स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आज एफडीआई की पॉलिसी के लिए महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक बैठक बुला रहे हैं जिसमें कई सेक्टर्स में, कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट में एफडीआई को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, प्रिंट मीडिया में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, और इसीलिए देखिए यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। अनिल, अच्छी तेजी। एक स्टॉक जो एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, जनरली हम चर्चा नहीं करते लेकिन बताना तो जरूरी है, एक्शन में आ रहा है, तो टीवी18 ये शेयर आपके सामने लेकर आए। कल तो था ही एक्शन, और आज हेमंत फिर से देखिए 2 बड़े ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं टीवी18 के मेरी स्क्रीन पर, एनएससी पर भी और बीएसई पर भी। एनएससी पर ट्रेड हुआ है 47 लाख शेयरों का, और बीएसई पर भी लगभग 47 लाख शेयरों का ही ट्रेड हुआ है। तो 2 बड़े ट्रेड और भारी भरकम वॉल्यूम के साथ एक चौथाई लगभग 0.5% से ज़्यादा की हिस्सेदारी टीवी18 की बदलती हुई दिख रही है। 41.05 रुपये में ये ट्रेड हुआ है। इससे पहले कि मैं हमारे एक्सपर्ट से राय लूँ, कल की बड़ी तेजी के बाद टीवी18 आज फिर से ब्लॉक डील्स दिखा रहा है। एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है, सीएनबीसी आवाज़ जो चैनल आप इस वक्त देख रहे हैं ये टीवी18 का ही हिस्सा है, लेकिन जो स्क्रीन का एक्शन है, जो वॉल्यूम और प्राइस एक्शन है, वो हमें बताना जरूरी है। और इसलिए कल नेटवर्क 18 भी प्रदर्शन दिखा रहा था, टीवी18 भी, दोनों ही स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे। वागले साहब से पूछ लेते हैं। वागले साहब बताइए। ब्रेकआउट है, इनफैक्ट 46 की तरफ की मूव की शुरुआत है, जो परसेंटेज में काफ़ी मानी जाएगी। 15% यहाँ से मुझे अपसाइड दिखता है, और कल का जो बाइंग था वो मैं समझता हूँ 40 के ऊपर जब तक जिस तरह से क्लोज हुआ है उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, तो वो स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो टीवी18 पर बड़े ब्रेकआउट। एक बार फंडामेंटल राय भी ली जाए, जैन साहब हैं क्योंकि अभी बात कर ही रहे हैं, डिस्क्लेमर दे ही रहे हैं। और हेमंत, कई बार इतने सारे सवाल टीवी18 पर हम लोग ट्विटर पर पूछते हैं, फेसबुक पर। हम जनरली बात इसलिए नहीं करते, हमारी अपनी कंपनी है तो जाहिर सी बात है कि हम कुछ राय देंगे तो भी कई लोग ये सोचते हैं हम क्यों बोल रहे थे। इसलिए जब आज चूंकि मौका है तो इंडिपेंडेंट राय ले ली जाए। जैन साहब, क्या व्यू रखते हैं आप टीवी18 पर? देखिए, मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टेड रहना चाहिए। जिन्होंने निवेश किया हुआ है वो बिल्कुल होल्ड करके रखें, क्योंकि जिन लेवल्स पे ये स्टॉक यहाँ से डाउनसाइड रिस्क मुझे कम दिखती है, और मुझे अपसाइड करीब 46 से लेकर 48 के लेवल्स दिखते हैं। और जिस तरीके से
सरकार मीडिया के ऊपर भी और एफडीआई, हालांकि प्रिंट मीडिया के ऊपर न्यूज़ है तो उसके ऊपर भी न्यूज़ चल रही है। और दूसरा जो मुझे लगता है कि जीएसटी का कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी मीडिया सेक्टर होगा, बट ओवरऑल अभी काफ़ी कंफ्यूजन है जीएसटी को लेकर, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्टर सर्टेनली बेनिफिशियरी रह सकता है लॉन्ग रन में। एंड ओवरऑल क्योंकि प्रोडक्ट्स वाले पहले कई बार ये क्लेम्स नहीं ले पाते थे, ट्रेडिंग वाले क्लेम नहीं ले पाते थे, अब शायद जो भी एडवर्टाइजर्स होंगे वो क्लेम लेंगे। ये मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये कोई बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन नहीं है, बट स्टिल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए तो सर्टेनली बने रहने में ही फायदा है। तो ये राय। और एक बार फिर से मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, सीएनबीसी आवाज जो चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व दरअसल टीवी 18 और नेटवर्क 18 के पास है, और ये दोनों ही स्टॉक्स पिछले 2 दिनों से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट इसके ऊपर बुलिश साउंड भी कर रहे हैं। चलिए, सीडीएसएल ये स्टॉक इन एक्शन, और आज नहीं 3 दिन से स्टॉक्स इन एक्शन है, क्या दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि डेटा कम है। राकेश जी, आपसे राय लेना चाहता हूँ। वागले साहब ने हाथ खड़े कर दिए, कह रहे हैं बहुत डेटा कम है, मैं नहीं दे पाऊंगा राय। कुछ आपको लग रहा है जो इसमें अब तक पोजीशंस बन रही हैं, क्या ये और ऊपर जा सकता है? जिन्होंने खरीदा है उनके लिए स्टॉप लॉस भी बताइएगा जरूर। देखिए हेमंत जी, नई खरीदारी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट लिस्टिंग के समय ये स्टॉक था कि जहां पर इसको क्या कहते हैं खरीदना चाहिए था। अगर किसी ने ट्रेडिंग के नजरिए से हेमंत जी लिया है तो मेरा ऐसा मानना है कि मुनाफे को मौजूदा स्तरों पे बांध लेना चाहिए, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। हालांकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक ऊपर जा सकता है, फ्रेश एडिशन करेक्शंस पे करना चाहिए, इन स्तरों पे नए एडिशन नहीं करने चाहिए, और बेहतर होगा अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो मुनाफे को बांध के पोजीशन से बाहर आए। ओके, तो नया तो खरीदने की हिम्मत किसकी है अब इस भाव में एक्चुअली? अच्छा, ये स्मॉल फाइनेंस, एक मिनट, एयू स्मॉल फाइनेंस लगे हाथ बात कर लेते हैं। जैन साहब की जयपुर की कंपनी है। जैन साहब को बधाई भी देते हैं। हाँ, जैन साहब ये बताइए, 700 रुपए कभी आपने सोचा था कि इसका भाव 700 हो जाएगा, और अब क्या करेंगे? देखिए अनिल जी, 700 तो नहीं सोचा था, सर्टेनली नहीं सोचा था, बट महंगा है, महंगा रहेगा। वो जो आपने एक बहुत जबरदस्त एक नारा लगाया था लास्ट वीक, और शायद आपने भी मुझे काफी तो मुझे सपोर्ट किया था। बट मुझे ये देखिए, बैंक की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त लगती है, बट एक भाव होता है हर चीज़ का। तो मेरे हिसाब से देखिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए कहीं ना कहीं, जिन्होंने ले रखा और जिन्होंने अपनी राय पे, आपने भी एक बहुत ही बेहतरीन राय दी थी कि 25 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के रखे। 525 उस टाइम पे लेवल्स थे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहें। और आज हेमंत जी ने भी शायद 2020 में ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी बताई थी, तो ये स्ट्रैटेजी कारगर साबित हो रही है इन्वेस्टर्स के लिए, इनफैक्ट ट्रेडिंग वाली स्ट्रैटेजी है। बट आई फील जोक्स अपार्ट, कहीं ना कहीं ट्रेडिंग ये एयू फाइनेंस में बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति तो अपनानी चाहिए, बट थोड़ा सा अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है ओवर हीटेड हो चुकी है। सीडीएसएल देखिए 3 गुना हो गया, बल्कि मुझे सीडीएसएल में अभी भी बहुत करंट लगता है, वहां पे मुझे अभी भी पोटेंशियल बहुत बेहतरीन दिखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीएसई ने ये शेयर बहुत सस्ता दे दिया मार्केट में। और जिस तरीके से राकेश झुनझुनवाला जी को भी अब कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, जो मुझे भी 2-4-5 दिन पहले लास्ट वीक जब आपके चैनल पे इसी शो में आया था तो मुझे अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं पूरे 100 करोड़ जनता हो सकता है कि सीडीएसएल के कस्टमर बनने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट्स और सारी चीजें, इंश्योरेंस की पॉलिसी सब डीमैट होने जब आएगी तो बहुत बड़ा मार्केट इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए खुलेगा। तो एयू फाइनेंस में मेरे हिसाब से थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग बनती है, सीडीएसएल में होल्ड बनता है। सब लगे हाथ हुडको के बारे में ही बता दीजिए। पहली बार आज ये शेयर 3 डिजिट में आया है, 100 का आंकड़ा इसने जो ऐतिहासिक आंकड़ा है वो हासिल कर लिया है, अब और आगे दौड़ लगा सकता है। ये आपको कैसा लगता है, जिनके पास है फंडामेंटली होल्ड करें ना? बिल्कुल होल्ड करें, इसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन अनिल जी को भी दूंगा। 9:28 पे परसों शायद मंडे या ट्यूसडे को आपने अनिल जी ने इनफैक्ट इसकी अंडर वैल्यूडनेस की कहीं ना कहीं जिक्र किए थी चैनल पे, और उसके बाद देखिए नॉन स्टॉप मुझे लगता है कि 8% 10% रोज की रैली दे रहा है। और इनफैक्ट बहुत सही आपने जिक्र किया था अनिल जी, उस टाइम पे फंडामेंटल्स के लिहाज से बहुत सस्ता भी था। और फिर एक सोने पे सुहागा ये हुआ कि एक पॉजिटिव न्यूज़ ये आई कि ये रिटेल होम लोन्स में भी एंट्री ले रही है। तो ओवरऑल आई फील कि डाउनसाइड रिस्क इसमें अब थोड़ी सी बढ़ गई है, बट कहीं ना कहीं एवरेजिंग की स्ट्रैटेजी रखे, बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपना, ये स्टॉक आगे भी परफॉर्म करेगा। मुझे ऐसा पता होता है कि ये 60 से 100 इतना जल्दी मेरे बोलने से हो जाएगा तो मैं सबको सब कुछ बिकवा के हिट दिला देता। ये तो इंसिडेंटली भाग गया, जल्दी भाग गया। सेम वैसे ही हुआ जैसा आईसीआईसी प्रू भी। मैं नहीं सोचता था कि इतना जल्दी 300 से 500 हो जाएगा, लेकिन ये तेजी का मार्केट है। आप व्यू 3 साल का रखें, काम 3 हफ्तों में हो जाता है, तो यू नेवर नो। लेकिन ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए यही बड़ी बात है। यहाँ तो 3 दिन में हो गया। हाँ, जो प्रॉब्लम यही है, ट्रेडर और इन्वेस्टर में फर्क ही है।
ट्रेडर 3 घंटे में जो रिजल्ट चाहता है वो मिलता नहीं, फिर वो 3 महीने, 3 हफ्ते, 3 महीने और 3 साल तक उस शेयर को होल्ड करता है। और इन्वेस्टर जो तेजी के बाजार में 3 साल के व्यू से उतरता है, उसको 3 महीने में, 3 हफ्तों में, कई बार 3 दिन में ही वो रिटर्न मिल जाते हैं जो वो 3 साल के लिए सोचता है। तो ये बड़ा फर्क है इन्वेस्टर और ट्रेडर में, उस पर फोकस करना सही बात है। और बायोकॉन देखिए 3 दिन में अच्छा ये लास्ट के 3-4 दिन जो है ना वो कई शेयरों की लाइफ बना गए हैं। आप देखिए बायोकॉन अब 7% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। बंसल जी, जिन्होंने खरीदा है उनके लिए क्या लेवल अब निकल कर आ रहा है बायोकॉन में? सुपर प्रदर्शन, 7.5% मजबूत। देखिए हेमंत जी, जिन्होंने खरीदा है मेरे को लगता है उनको होल्ड करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि नीचे से काफी बड़ा है। आप देखें तो स्टॉक एकदम नई टेरिटरी में स्टॉक एंटर कर रहा है। 390 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 394 के अराउंड। और जिस तरीके से स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर है हेमंत जी, अगर ये इन स्तरों के आसपास क्लोजिंग लेने में सक्षम होता है तब ऊपर में 430 435 के नेक्स्ट लक्ष्य बैठते हैं। तो जिन्होंने नीचे खरीदा है वो होल्ड करें और जिन्होंने नहीं खरीदा है वो खरीदने की सोचें। ओके, नहीं खरीदा है तो खरीदें, खरीदा हुआ है तो होल्ड करें। बाजार थोड़े फिसले जरूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत कमजोर हो रहे हैं। पहला लेवल जो अहम है वो 9850 का पहला अहम सपोर्ट है। 9865 के आसपास का आज लो बनाकर थोड़े से रुके हैं वहाँ पर। और बैंक निफ्टी भी 23800 के आसपास, और बैंक निफ्टी पर 23813 का जो लो दिख रहा है वो एग्जैक्टली कल का लो है। कल के लोज को टेस्ट करके बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी कल का लो जो था 9853 का, उससे 10 पॉइंट ऊपर से थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आया है। तो देखना होगा, थोड़ी कमजोरी, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है और वो एक्सपेक्टेड लाइन पर है, गलत भी नहीं है, इस बाजार में होनी भी चाहिए और वो होती दिख रही। तो इस वक्त थोड़ी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का माहौल आपको नजर आएगा। टीसीएस 2.5% नीचे दरअसल सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट यही कर रहा है। एक बार कंट्रीब्यूशन लाकर रखते हैं तो बाजार इतना शायद कमजोर नहीं है जितना टीसीएस देखिए खींचने की कोशिश आज कर रहा है। इन्फोसिस 2-2.5% ऊपर था, वो भी ऊपर से थोड़ा सा नीचे आया है। तो आईटी सेक्टर में इन्फी देखिए 7 पॉइंट मजबूती का की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये गिरावट की तरफ इशारा कर रहा है। आज आईटीसी ने भी बैक सीट ली और एचडीएफसी ने भी। ये वो हैवी वेट्स हैं जो खींचने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए पूछते हैं फिर आईटीसी और एचडीएफसी पर राय। सर, होनी थी जितनी तेजी हो चुकी है और थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है क्या हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन? हल्का सा आईटीसी की बात करें तो मुझे इसको तो मैं वीकनेस तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। वीकनेस तब होगा जब 330 327 के लेवल्स टूटेंगे। तो मैं समझता हूँ टू अर्ली टू राइट देम ऑफ। ओके, चलिए तो यही वो स्टॉक है दरअसल। ये 3-4 शेयर आज जो बाजार को नीचे खींचने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वेंकीज में भी बहुत जबरदस्त तेजी हो चुकी है। वागले साहब, क्या यहाँ पर भी लोगों को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? क्योंकि अब खबरें ये आ रही हैं कि पिछले 2 हफ्तों में चिकन की कीमतें दरअसल घट गई हैं, तो इनके लिए नुकसान की बात। क्या प्रॉफिट वसूल के एक बार के लिए पोजीशन से निकल जाना चाहिए? एक बार करना चाहिए हेमंत। 2550 का टॉप होके लास्ट 5 दिनों से ये लोअर टॉप लोअर बॉटम के और लाल कैंडल दिख रहे हैं। हालांकि वो क्रैकडाउन अभी भी नहीं दिख रहा है, मैं मानता हूँ, बट एक बार जो आपने पहले लोअर लेवल्स पे लिया है 1300-1400, एक बार बुक कर ले, वो बेटर है। ओके, तो एक बार बुकिंग की जाए यहाँ पर। और इस बीच एक और स्टॉक जो थोड़ा एक ट्रेड दिखा रहा है बड़ा, वो है फिनिक्स मिल्स, मुंबई बेस्ड ये रियल एस्टेट कंपनी। यहाँ पर एक ट्रेड हुआ है मेरी स्क्रीन पर लगभग 1 लाख शेयरों का। बीएससी पर ये स्टॉक आपके सामने लाएंगे हम। फिनिक्स मिल का स्टॉक बीएससी पर लाइए। यहाँ पर देखते हैं किस तरह का एक्शन है। 532 रुपये 35 पैसे इस भाव पर ये स्टॉक ट्रेड हुआ है। इस वक्त 1 लाख शेयरों का कारोबार। जनरली लिक्विड वैसे कम होता है, लेकिन आज जरूर ये एक ब्लॉक डील हुई। हाल ही में जो खबरें आई थी मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनियों के लिए, वो बड़ी पॉजिटिव है कि रेरा के तहत अब जो मंजूरी इन्हें सारी सरकार से मिलती थी वो 60 दिन के बजाय 45 दिनों में मिलेगी। और उसके बाद एक्शन थोड़े वॉल्यूम वाले होते हुए दिख रहे हैं। राकेश जी, जरा फिनिक्स मिल्स के चार्ट्स देखिए, क्या लगता है आपको इस बड़े ट्रेड के बाद कोई संभावना है इसके ऊपर जाने की? बिल्कुल अनिल जी, संभावना है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो फिनिक्स मिल ने एक नॉन स्टॉप रनअप दिखाया है 460 रुपए से लेकर मौजूदा स्तरों तक 540 के स्तरों तक का। और अनिल जी, जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है इस डील के बाद, अगर ये स्टॉक डिसाइसिवली 542 के ऊपर निकलता है, 540 के अराउंड एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और 540 541 के जो अनिल जी स्तर हैं वो सन 2007-8 के हाइज भी हैं। अगर ये स्टॉक 542 के ऊपर निकल के सस्टेन करता है तब एक नई तेजी का कैंडिडेट बनेगा। और अगर 542 के ऊपर क्लोजिंग लेता है
तब इस स्टॉक के अंदर 640 645 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इस पे नजर रखनी चाहिए और 542 के ऊपर डिसाइसिवली सस्टेन करता है तब इसको खरीदना भी चाहिए। तो जैन साहब ये बताइए, फार्मा में आपको सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा नजर आता है? क्योंकि आज अगर एक सूचकांक है जो बाजार को सहारा देने का काम कर रही है तो वो फार्मा सेक्टर ही है। सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर, करीब करीब 1% ऊपर। बायोकॉन में खबर है, औरोबिंदो में खबर है, स्ट्राइड्स भी भाग रहा है और बाकी फार्मा कंपनियां देखिए, डॉक्टर रेड्डी, जीवी वो खाड, हाँ, सन फार्मा, पूरा का पूरा पैक एक्शन में है। क्या पसंद है आपको? देखिए, पूरा पैक पसंद था। इनफैक्ट कुछ दिन पहले तक तो काफ़ी था, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ओवरबिटन सेक्टर था और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ एक कॉन्ट्रारियन की तरह मैंने सजेस्ट भी किया था। और फार्मा स्टॉक्स में उस टाइम पे औरोबिंदो सजेस्ट किया था, इप्का सजेस्ट किया था, सन फार्मा कहीं ना कहीं ठीक लग रहा था। बट ओवरऑल स्टिल मैं ये कहूँगा कि बायोकॉन अगर थोड़ा नीचे आए तो इस पे ज़रूर से ध्यान रखिए, ये कंपनी और भी आगे परफॉर्म करेगी। आज जो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है वो बहुत बड़ी पॉजिटिव भी है इसके लिए। फिर एक इसी की एक ग्रुप कंपनी है सिंजिन, उस पर भी ध्यान रखें। बायोन डिक्लाइंस वहाँ भी रखें, क्योंकि अब मैं बायोन डिक्लाइंस का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट कल 32 ही किया, एक तरीके से 32,000 सेंसेक्स और 10,000 के आसपास जो इतना बड़ा एक सर्जे बुक्का की तरह रोज़ नया रिकॉर्ड तोड़ रहा था और आज कहीं ना कहीं रुका है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्शन आ सकता है, तो थोड़ा नीचे आने दीजिए मार्केट को। और चूंकि ये बड़ा सेक्टर है तो ये भी नीचे लाने में कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है मार्केट को। तो ओवरऑल आई फील बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं। बाकी एक स्टॉक है यूनिकेम लैब, वो मुझे इनफैक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से एक छोटा फार्मा स्टॉक है जो कि अच्छा लगता है। ओके, छोटे फार्मा शेयरों में एक और एरिस लाइफ साइंस, जो हाल ही की लिस्टिंग, हालांकि लिस्टिंग के बाद उतना एक्शन नहीं दिखा, लेकिन अब एक्शन काफ़ी बढ़ता हुआ, आज फिर से 5.5% मजबूत है। लेकिन एक स्टॉक है जो ज़बरदस्त एक्शन में आ रहा है, जो भागने के लिए तैयार है। स्टॉक इन एक्शन, चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो में आज टॉप इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर है बायोकॉन से ज़्यादा, और स्टॉक डेज हाई पर आ रहा है। जहां खुला वहां से ज़बरदस्त मूव बनाकर स्टॉक तेजी से की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुछ तो बड़ा एक्शन होने की तैयारी इस काउंटर पर नजर आ रही है। वागले साहब, चार्ट्स में है ऐसा कुछ एक्शन? बिल्कुल है अनिल जी, 410 412 की तरफ की ट्रेडिंग मूव है, लेकिन मैं इसमें पोजिशनल मूव देने में ज़्यादा मुझे कंफर्ट आएगा, जो कि लगभग 425 का मेरा टारगेट बनेगा। 425? हाँ, और मतलब 3 से 4 दिन का, और उसके लिए स्टॉप लॉस 389 का होगा। ये परसों बड़ी दौड़ लगा रहा था, कल थोड़ा करेक्ट हुआ और आज फिर से वापस से एक्शन में आता हुआ। सेम बायोकॉन जैसा पैटर्न हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एमआरपीएल में भी कुछ दम लगता है क्या आपको? क्योंकि दोनों एक तरह से जुड़वा हैं, दोनों का कामकाज एक है, एक आईओसी की सब्सिडरी है तो दूसरी ओएनजीसी की। इस पर भी राय बताइए सर। शैडो है, शैडो है, बराबर है। नहीं बट अच्छा, पैटर्न वाइज सेम पैटर्न, हाँ वो वैसे शैडो है, बट इतना स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आपको ट्रेड लेना है तो चेन्नई बेटर है 100%। आप एकदम सही कर रहे हैं। चेन्नई दोनों में क्वालिटी वाइज भी बेटर है और अदरवाइज भी, एक्शन वाइज भी। तो चेन्नई पेट्रो का एक्शन जबरदस्त है, और जिस तरह से स्टॉक में ये पोजीशन बन रही है और जो मूव आया, ये स्टॉक वाकई में तेज दौड़ लगा। कॉन्फिडेंस लेवल दिख रहा है स्क्रीन पर देखकर कि स्टॉक में बड़ी खरीदारी होती हुई दिख रही थी। इस स्टॉक पर जरूर से नजर रखिए, और इस बीच नजर रखिए मिड कैप इंडेक्स पर, जो घूम फिरकर फिर से हरे निशान में आ चुका है। तो देखिए, मूड संभालने का काम मिड कैप शेयर कर रहे हैं। और ऐसे में आप देखिए, अगर चेन्नई पेट्रो, बायोकॉन, इस तरह के जो स्टॉक्स हैं जो अगर हरे निशान में लौटते हैं और अच्छी तेजी करते हैं, तो मिड कैप इंडेक्स के लिए फिर कमजोर होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये एक रुझान साफ तौर पर इस वक्त बाजार में नजर आ रहा है आपके लिए। एमसीएक्स, इस स्टॉक पर रखिए नजर। देखिए, हम आपसे कल भी कह रहे थे कि बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है कि कमजोर नंबर्स आएंगे, लेकिन कितने कमजोर नंबर्स इस भाव में डिस्काउंटेड हैं। वही हुआ, नंबर्स आए कल बाजार बंद होने के बाद। अब ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं कि वो इतने मायूस नहीं है इन नंबर्स को देखकर। 1300 तक के टारगेट्स मॉर्गन स्टैनले ने सुझाए हैं, हर्षदा बता रही थी कुछ देर पहले। आज खुला है देखिए मजबूत, और ऊपर की तरफ दौड़ लगा रहा है। जिन्होंने शॉर्ट किया था अभी कवर कर लें या और ऊपर के लेवल में कवर करने पड़ेंगे? क्या ये भाग सकता है इन शॉर्ट, ये बताइए। हेमंत, ये स्टॉक में मेरा व्यू बेरिश नहीं था। मुझे नहीं लग रहा था कि ये 1050 ब्रेक होगा। आई थिंक हमारे बिटवीन द ब्रेक्स जो डिस्कशन हो रही थी, बट इसमें मोमेंटम तब आएगा जब 1120 1130 ब्रेक होगा,
तब ये फिर सीधे 1200 1250 की तरफ की मूव होगी। तो इन बिटवीन एज ऑफ नाउ पूछेंगे तो मेरा व्यू लिमिटेड अपसाइड की तरफ का। जिन्होंने शॉर्ट किया था वो कवर कर ले, एक बार कवर कर ले, क्योंकि आज स्ट्रेंथ है दिख रही है। चलिए, तो ये है M6 पर आए, लेकिन एक और स्टॉक है एम लेटर से यार, वो है मैक्स फाइनेंशियल। और जैन साहब आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि आज ये खबर में पढ़ रहा था कि इनका HDFC के साथ जो मर्जर का मामला है वो अब बिल्कुल पूरी तरह से टलता हुआ दिख रहा है, और ये इनके लिए बड़ा ट्रिगर था। जब से ये टलने की खबरें हैं उसके बाद से स्टॉक लगातार कमजोर होता हुआ दिख रहा है, और अगर बाजार में करेक्शन होता है, मिड कैप शेयरों में अगर कमजोरी होती है, जो ये खबर है कि अब ये बजाय मर्जर के शायद IPO लाने का प्लान करेंगे, वो जाहिर सी बात है कि खबर अच्छी नहीं, क्योंकि इसका मतलब क्लियर कट है कि HDFC उस भाव पर इस कंपनी को खरीदना नहीं चाहती। टाइमलाइन बढ़ा सकते हैं, और आज ये खबर आ रही है कि मर्जर हर रोज शेयर के साथ कोई ना कोई और अच्छी नहीं आ रही, सबसे बड़ी बात ये, और शेयर भी महंगा है। आप इस स्पेस को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं जैन साहब, क्योंकि मुझे पता है कि आप काफी राय भी दे रहे थे पहले भी इस पर। जिसके पास है मैक्स फाइनेंशियल बेचकर निकल जाना चाहिए, और उसके बाद मैं राकेश को पूछता हूं कि वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए उनकी क्या राय है। पहले आप फंडामेंटल राय दें मैक्स पर। देखिए, जो न्यूज़ है वो काफ़ी नेगेटिव है इससे स्टॉक के लिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो विलय होने वाला था वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था, और उस न्यूज़ के बाद ये स्टॉक नॉन स्टॉप चला है। बट अब मुझे कहीं ना कहीं ये वैल्यूएशंस के लिहाज से महंगा लगने लगा है, क्योंकि ओवरऑल इस सेक्टर में कोई कमी नहीं है सस्ते स्टॉक्स की NBFCs में, और अगर इसी सेक्टर में प्ले करना है, और इंश्योरेंस की ये सारे प्ले, क्योंकि वहाँ पे रिलायंस भी अभी आने वाला है, ICICI लोम्बार्ड का भी आएगा, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है पूरे BFSI सेगमेंट में। तो मुझे लगता है कि महंगे स्टॉक के साथ क्यों जाए जब एक नेगेटिव न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी है। हो सकता है कि ये न्यूज़ एक बार जब ये HDFC का जो ये IPO की जो न्यूज़ है उसको होने के बाद अभी टाले हैं, उसके बाद वापस से रीवर्क करे उसके ऊपर। तो कुल मिला के ये पॉजिटिव न्यूज़ तो HDFC के लिए कि वहाँ पे एक IPO आने वाला है, और मैक्स फाइनेंशियल में मेरे हिसाब से थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और कई अपॉर्चुनिटीज़ है, जो पैसा यहाँ बनेगा विथ रिस्क, बिना रिस्क के दूसरी जगह बन सकता है। और मुझे लगता है कि मैंने आज एक स्टॉक रेकमेंड भी किया, रिलायंस कैपिटल, जो कि कुछ दिनों से जो सेक्टर को प्रॉब्लम थी, जो पर्टिकुलरली इस ग्रुप में, जो ADAG ग्रुप में प्रॉब्लम थी रिलायंस कम्युनिकेशन को लेकर, तो ये सारे स्टॉक्स कहीं ना कहीं पिटाई में आ गए थे। बट मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत राइटली प्राइस्ड है, बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति रिलायंस कैपिटल में अपनाए तो ज्यादा बेहतर होगा। यह शेयर है, इस पर रखिए नजर, और ब्रेकिंग न्यूज पर भी मैं इस पर राय ले लूं राकेश से। राकेश, आप तैयार हैं अपने रिकमेंडेशन के साथ? बिल्कुल अनिल जी, देखिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा इसमें सप्लाई बन सकता है, बट नीचे में 555 556 के अराउंड एक काफी बड़ा सपोर्ट है। और अनिल जी, दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें काफी बड़ा आर्बिट्राज प्ले था। जो लोग HDFC की इंश्योरेंस आर्म में प्ले करना चाहते थे वो मैक्स के थ्रू प्ले कर रहे थे, और अगर ये मर्जर होता तो एक 10 रुपए का एक एडिड एडवांटेज मिलता जिन्होंने मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक को खरीदा था। तो वो पोजीशंस अनवाइंड हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी कोई गिरावट इस खबर के चलते देखने को मिलेगी, सिर्फ आर्बिट्राज अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, और उसके बाद ये सेटल हो जाना चाहिए। चलिए, एक खबर जो अभी अभी महत्वपूर्ण है, आपकी स्क्रीन पर आती हुई थी, दिख रही थी। इन्फीबीम कह रहा है कि उनका कोई भी स्नैपडील के साथ विलय वगैरह नहीं होने वाला। ये खबरें आज कुछ न्यूज़पेपर्स में आई थी, और अब ये स्पष्टीकरण आता हुआ ये शेयर ऊपर से थोड़ा सा नीचे होता हुआ। इन्फीबीम कैसा लगता है आपको वागले साहब? मैं तो हेमंत काफी टाइम से, मतलब 2 हफ्ते से इसमें बुलिश हूँ, बट हमने बात भी की थी, आपने बोला भी था कि अच्छा स्टॉक है एक्चुअली, लेकिन वो साइडवेज चला गया है, तो उस लिहाज से इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। और एज अ ट्रेड तो ये बिल्कुल मतलब मुंह देता नहीं है, बट कहीं ना कहीं सूनर देन लेटर 1150 के ऊपर जब ये निकलेगा तो एक बड़ी मुंह आएगी जो 100-150 रुपए की हो सकती है। ओके, डालमिया भारत ये एक और स्टॉक है जिस पर रखिए नजर, और शुगर सेक्टर जो एक्शन में बढ़ा, ये भी इनकी भी ग्रुप कंपनी डालमिया भारत शुगर, वो तो अलग से शुगर का कारोबार करती है, इस कंपनी में भी थोड़ा बहुत शुगर का कारोबार है, और 2% ये स्टॉक मजबूत हुआ है। आज के सेशन में ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होता दिखा है, वायदा कारोबार का ये शेयर 4% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, लेकिन मैंने सिर्फ इस 2 वजह से इस स्टॉक पर पॉइंट नहीं किया है। इस पर पॉइंट करने की एक और वजह यह भी है कि एक ब्लॉक डील भी हुए 2743 रुपए में इस काउंटर पर 25,000 शेयरों की। अब 25,000 शेयर, क्योंकि ये बड़ा है 2,500 रुपए का शेयर, तो 25,000 शेयरों में भी ब्लॉक रिपोर्ट होता है, तो यहाँ पर एक ब्लॉक डील भी हुए। FNO ट्रेडर्स के लिए राकेश, डालमिया भारत देखिए, मेरे ख्याल से आप इस कंपनी को काफी क्लोजली ट्रैक भी करते हैं, राइट? बिल्कुल नलिन जी, ट्रैक भी करते हैं। इनफैक्ट 700-800 रुपए पर जब एक पी प्लेयर ने इसमें स्टेक लिया था तब रिकमेंड भी किया था स्टॉक, और सीमेंट स्पेस में
टॉप पिक ये डालमिया भारत ही है। और जिस तरीके से अनिल जी टेक्निकल स्ट्रक्चर है, नए हाइस पे चल रहा है, नई तेजी के लिए कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं। अगर आप नियर बाय स्टॉप लॉस भी ढूंढते हैं टेक्निकली तो 2670 के करीब का स्टॉप लॉस बैठता है, बट कोई करेक्शन है तो स्टॉक को जरूर बाय करना चाहिए। अच्छा राकेश जी, टीसीएस के लिए भी अब लेवल बताइए। देखिए ट्रेड सेटल हो चुके हैं, 50 रुपये नीचे है, 2% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। जितनी कमजोरी होनी थी हो चुकी, कैसे देख रहे हैं आप जो आज फॉर्मेशन हुआ है चार्ट्स का? देखिए अगर आप टेक्निकली चार्ट्स को देखें तो चार्ट्स थोड़े से खराब जरूर हुए हैं, बट निचले स्तरों पर 2370 2375 के अराउंड एक सपोर्ट आता है और स्टॉक उन स्तरों के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर 2375 के लेवल्स टूटते हैं तब नीचे में 2335 2340 के स्तर मुझे लगता है यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो टीसीएस में 2400 के ऊपर निकलने में इस स्टॉक को अब पसीना आ रहा है, ये बात साफ है। मिड कैप फार्मा शेयरों में वायदा कारोबार में राकेश जी कोई आपको समझ आ रहा है इतनी तेजी होने के बाद? स्ट्राइड्स, टोरेंट, ग्रेन्यूल्स, ये तीनों स्टॉक हैं जो, इवन डिवीज, ये 4 मिड कैप फार्मा ऐसे हैं जो मेरी लिस्ट में आ रहे हैं बाय के तौर पर। मतलब बाय के तौर पर वैसा नहीं, ये स्टॉक्स इन एक्शन है बाय वाला वैसा नहीं है, लेकिन खरीदारी इन शेयरों में हो रही है। इनमें से कोई पसंद है आपको? देखिए अनिल जी, बायोकॉन तो ऑलरेडी डिस्कस करा है और डीवीज लैब काफी अच्छा लग रहा है। एक अच्छे उछाल के बाद अगर हम देखें तो 643 से एक बड़ा उछाल दिखाया था और अब स्टॉक ने 724 725 के अराउंड एक बेस बनाया है और स्टॉक में ऊपर में मुझे लगता है 760 765 तक की रैली देखने को मिल सकती है। 724 725 पर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और दूसरा अनिल जी जो आपने स्टॉक एक चूज करा, स्ट्राइड्स आर्कोलैब, ये भी काफी बेहतरीन लग रहा है। स्टॉक एक नए ब्रेकआउट ले रहा है, 974 975 एक अच्छा बेस है और यहाँ पर 1037 1040 के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। टोरेंट फार्मा भी आपको आपके रडार पर आ रहा है वागले साहब, बताइए। नहीं, अनिल जी ने जो फार्मा में पूछा, मुझे एक स्टॉक अच्छा लग रहा है जो कि स्ट्राइड्स के साथ, ये टोरेंट फार्मा है। 1310 1312 के करंट जुलाई फ्यूचर्स के ट्रेड है, लेकिन थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस होगा जो कि 1296 का होगा और मुझे लगता है 1340 1350 यहाँ से मुझे लगता है आज और कल तक ये स्टॉक मूव दे सकता है। तो ये है आपके लिए इन तमाम शेयरों पर आए। फार्मा शेयर बड़े जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर आप नजर रखिए इस वक्त। लेकिन आज का स्टॉप परफॉर्मर तो बायोकॉन है, अब 400 के पार निकलकर टिकता हुआ दिख रहा है, 9% की बड़ी तेजी है। वागले साहब का चेन्नई पेट्रो 412 तक पहुंच चुका है। 420 का टारगेट था ना, 430 पोजिशनल टारगेट, 412 तक तो पहुंच ही गया। देखिए ये स्टॉक भी बड़े एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स अब मजबूती के साथ कारोबार करने की कोशिश कर रहा है। सिंटेक्स एक और स्टॉक है। वागले साहब इसके चार्ट देखिए, काफी लोग मेरे ख्याल से पिछले 2 दिनों की तेजी में लेके फंस तो नहीं जाए कहीं। फटाफट इसका एक स्टॉप लॉस ले लीजिए, जिन लोगों ने खरीदारी कर रखी है वो क्या करें? आज हल्का सा करेक्टिव मूव दिखता है, तो अगर आपने पोजिशनल के तौर पे लिया है तो 30.50 का स्टॉप लॉस होगा, नहीं तो आप बेच दीजिए क्योंकि मुझे वो मोमेंटम नहीं दिख रहा है जो कल या परसों दिख रहा था। ओके, तो ये है आपके लिए सिंटेक्स पर राय। इस वक्त थोड़ा सा सावधान रहें। इन्फोसिस एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं देख रहा था दोनों आईटी दिग्गजों में, इन्फोसिस 1000 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है और टीसीएस 2400 के ऊपर, 2400 ही है ना, हाँ 2400 के ऊपर निकल नहीं पा रहा था। दोनों स्टॉक का बड़े आंकड़ों के नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक और स्टॉक जो कमजोर होने की शुरुआत कर चुका है उस पर भी राय लेना जरूरी है। राकेश जी, अदानी एंटरप्राइजेस, कल स्टॉक काफी भागा था, हमने कवर भी किया था। वागले साहब आपको याद होगा कि, और उसके बाद 144-45 भी हुआ। लेकिन कल चूंकि बोर्ड बैठक थी और हम ये कह रहे थे कि बोर्ड बैठक में वो डिसीजन होगा या नहीं होगा, और कुछ हुआ नहीं। अदानी एंटरप्राइजेस में जो डीमर्जर की बातें चल रही थी, स्टॉक शॉर्ट साइड पर आज पोजीशन बनाता हुआ दिख रहा है। 1% कमजोर है, 3% से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है 7.5 लाख शेयरों का। तो शॉर्ट टर्म में क्या राकेश, इसके नीचे जाने की गुंजाइश है? खासतौर से थोड़ा सावधान रहना चाहिए ट्रेडर्स को, जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई, निकल जाए, शॉर्ट करें, क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, शॉर्टिंग के तो संकेत अभी नहीं है, बट जैसे आपने बोला कि सावधान रहना चाहिए। काफी लोगों ने इस स्टॉक को बाय करा हुआ है, रिकमेंड करा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है अनिल जी कि एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जिन लोगों ने भी तेजी खेली है 137.70 का स्पॉट के अंदर एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर 137.70 के नीचे निकलता है तब डेफिनेटली तेजी को काट देना चाहिए, और 137.70 के नीचे निकलता है तब
एग्रेसिव ट्रेडर्स जो हैं वो तब शॉर्टिंग कर सकते हैं 134.5 135 के लक्ष्य के लिए। तो कल भी सेकंड हाफ में 12:30 बजे के बाद से कमजोरी इसमें शुरू हुई थी और आज भी देखिए कमजोरी के साथ ही कारोबार करता हुआ जो डिमर्जर विमर्जर की रिपोर्ट्स थी वो अब तक तो सच हुई नहीं, देखना होगा आगे होता है क्या। लेकिन रिलायंस कैपिटल जो कह रहे थे हमारे एक्सपर्ट राकेश बंसल, देखिए उसको अब सेकंड कर रहे हैं वागले साहब बताइए आपको भी लग रहा है तेजी होगी? इंट्राडे मोमेंटम मुझे दिख रहा है 670 जैसे ही ब्रेक किया है, मैं समझता हूँ ये 695 की तरफ की मूव की शुरुआत है और आप 663 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करके चलते हैं। पोजिशनल व्यू भी इसमें अगर ये क्लियर करता है तो 720 तक के अगले कुछ 1-2 हफ्ते का व्यू बैठता है। एक और कैश मार्केट का स्टॉक जाते जाते फटाफट आपको बताएं, नवभारत वेंचर्स, इस पर नजर रखिए। स्टॉक में बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है वॉल्यूम के लिहाज से भी और प्राइस के लिहाज से भी, और मेरे ख्याल से हमारा ये जैकपॉट शेयर भी रहा हुआ है इस स्टॉक में। देखिए 5 लाख शेयरों का ट्रेड हुआ है, 1/4% से ज्यादा हिस्सेदारी बदली है, 135 रुपए के आसपास कारोबार हुआ है बीएससी पर। तो स्टॉक में बड़ा एक्शन नवभारत वेंचर्स में होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तेजी के साथ पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। वागले साहब दौड़ लगाना शुरू कर चुका है, इससे पहले कि भाग जाए फटाफट आप अपने चार्ट्स बता दीजिए। मैं पहले स्टॉप लॉस बता देता हूं, जल्दी बोल दीजिए। क्लियर बाय है, 136 का स्टॉप लॉस है और इसमें कल बहुत ज्यादा वॉल्यूम हुए हैं तो ये सजेस्ट करता है कि कल कुछ ना कुछ आपके इसमें रडार में ब्लॉक डेल के इसमें आया होगा। मतलब महीने 2 महीने का सबसे ज्यादा वॉल्यूम कल के दिन में इसमें दिखाई मुझे दिया। आज भी वॉल्यूम हुआ है, ब्लॉक डील हुई है नहीं आज बहुत, मतलब आज एंड ऑफ द डे पता चलेगा, बट ये स्टॉक 160-165 की तरफ की मूव। हाँ 160-65 हाँ 144 एक 15-20% की अपसाइड है आजकल। वागले साहब को 15-20% नहीं, बट मैं इंट्राडे नहीं बोल रहा हूँ, मैं पोजीशन। हाँ इंट्राडे भी नहीं, लेकिन 15-20% तो मतलब ऐसा जैसे हवा में से ऐसे करके 15-20%। अनिल जी, भाई साहब 20% के लिए 3 साल तक एफडी करानी पड़ती है बैंक में जब जाके। हेमंत जो स्टॉक बोलता है वो दिन में 20% होता है। चलिए तो मोटी कमाई के लिए जुड़े रहेगा सीएनबीसी आवाज के साथ। वागले साहब आज तो आपसे विदा लेंगे, लेकिन एक ऐसी बात है दुख भरी कि अगले 2 दिन सैटरडे संडे मार्केट बंद रहेगा तो आपके इतनी बढ़िया पिक्स का लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन सोमवार को फिर से मुलाकात वागले साहब से होगी, इससे पहले आखिरी सौदा में भी मुलाकात होगी। हालांकि जैन साहब और राकेश जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया बेहतरीन स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके हमारे दर्शकों का मुनाफा कमाने के लिए। 10% नवभारत वेंचर्स, वागले साहब के वीकेंड की ये बेहतरीन पिक्स आपके सामने बड़ा एक्शन दिखाती हुई। चलिए हमारे अब एक नए एक्सपर्ट से बात करते हैं। हमारे साथ देश के दिग्गज म्यूचुअल फंड मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ इक्विटीज मनीष सोंथालिया साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। स्वागत है मनीष जी आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले तो बताएं सर, राय बाजार पर ही 10,000 के बेहद करीब है, लाइफ टाइम हाई रोज बन रहे हैं, आपके भी रोज पैसे आ रहे हैं फंड में, आप लगा भी रहे हैं, आपकी एनएवेज भी लाइफ टाइम हाई पर है, लेकिन क्या यहाँ थोड़ा सावधान होने का वक्त है या फिर कॉन्फिडेंट रहें, डरने की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मार्केट का मूवमेंट है वो बहुत हद तक फ्लोज पर डिपेंड कर रहा है और फ्लोज बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है और फंडामेंटल्स अभी भी उतने कैचअप नहीं हुए हैं, तो एक सावधानी बरतनी चाहिए। सर कौन से सेक्टर्स आपको लगता है ओवर हीटेड हैं जहां पर सावधान होना चाहिए? प्राइवेट बैंक्स ओवर हीटेड हैं, मतलब मिड साइज प्राइवेट बैंक्स हैं वो ओवर हीटेड हैं। फिर कंज्यूमर नेम्स में कई पॉकेट्स में काफ़ी यूफोरिया है। अभी तो फिलहाल यही दोनों स्पेस में बहुत ज़्यादा यूफोरिया दिख रहा है। प्राइवेट बैंक ये सुनकर थोड़ा सा मुझे सरप्राइज लगा मनीष जी। ये इंडसइंड के नतीजों के बाद भी आप कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ओवर रेटेड है? मिड साइज, अच्छा, बड़े वाले नहीं, निफ्टी वाले छोड़कर। अच्छा सर ये बताइए कि टीसीएस के परिणाम आए, थोड़ा सा स्ट्रीट निराश हुआ, इन्फी के नंबर्स थोड़े से बेटर दिख रहे हैं, आपने किस तरह से रीड किया इस आईटी सेक्टर के नतीजों के आगाज को? मैं तो पॉजिटिव हूँ आईटी स्पेस में, क्योंकि अगर आप एक ट्रू वैल्यू प्ले अगर चाहते हैं तो आईटी और फार्मा में ही हैं आज की डेट में। बाकी सब क्या है, थोड़े मोमेंटम में रंगे हुए हैं। सो 15 टाइम्स FY19 EPS, अगर आप इन्फी ले लें तो इन्फी ले लीजिए, टीसीएस ले लें तो टीसीएस बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। फिलहाल 15 टाइम 2019 के EPS को आप 0% से डिस्काउंट करें, 0% ग्रोथ, क्योंकि बॉन्ड मार्केट का अगर हम 10 ईयर जीसक के रेट अगर 7% अप्रॉक्सीमेटली पकड़ते हैं तो इन्वर्ट करेंगे तो वो पी मल्टीपल रफली 15 होता है। तो 0% ग्रोथ में 15 का पी होना चाहिए। टीसीएस इन्फी 2019 के बेसिस पर 14.5-15 का पी। तो मार्केट ये बिल्डिंग कर रहा है कि नेक्स्ट 2-3 साल में कोई ग्रोथ नहीं होने वाला। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ।
मुझे लगता है फिर भी 5 से 6% डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ तो होगा। मार्जिन अगर थोड़ा बहुत प्रेशर भी आया तो ग्रोथ ही होगा, मतलब डी ग्रोथ की सिचुएशन तो अभी नहीं दिख रही है फुल ईयर बेसिस पर। तो एक वैल्यू प्ले है और आईटी में डेफिनेटली स्लाइटली लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये बताएं सर कि जिस तरह से एक्शन बाजार में होता दिख रहा है नई लिस्टिंग्स में, सारे नए लिस्टिंग वाले शेयर ऐसे दौड़ लगा रहे हैं जैसे मतलब वापस कल मिलेंगे नहीं। क्या हो रहा है, ये वाकई में ये कंपनी इतनी बेहतरीन है कि लोगों को लिस्टिंग के बाद 10-15 दिन बाद, महीने 2 महीने बाद समझ में आ रहा है, या फिर बाजार में अब आइडियाज़ की कमी हो गई कि कहाँ पैसा लगाएं? तो चलिए कोई नहीं, यही इन्हीं शेयरों में लगा दिया जाए, वैसा मामला दिख रहा है। लेकिन पूरा मार्केट जो है ना बहुत ओवर एनालाइज्ड है। सो पुराने स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ समझ में नहीं आ रहे हैं क्योंकि किसी कंपनीज के फंडामेंटल्स ख़राब हैं, किसी के वैल्यूएशन बहुत ऊंचे हैं। तो जब एक कोई नई कंपनी लिस्टिंग होती है तो बहुत कुछ उस पर रिसर्च हो चुका होता है और बहुत कुछ बाकी होता है। तो जो भी वो रिसर्च को कर लेते हैं पहले और फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू दे आर फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी। बट हैविंग सेड दैट, जो रिसेंट लिस्टिंग्स है उसमें 2, 3, 5 दिन में जिस तरह की मूवमेंट आ रही है बहुत हद तक नेक्स्ट 2 years डिस्काउंटेड है। बेसिकली 2020-21 का अगर कोई व्यू है तभी वो सब स्टॉक्स में पैसे बन सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं बन सकते। आप कह रहे हैं थोड़ा कॉशियस रहने का समय है, बात भी सही है। कहाँ तक करेक्शन आ सकता है? क्या ये बहुत डीप होगा या छोटा करेक्शन शॉर्ट लिव्ड होगा? आपका प्रेडिक्शन क्या है, आपका अनुमान क्या है? देखिए निफ्टी बहुत ज़्यादा फ्रॉथी नहीं है, फ्रॉथ है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स। सो मैं ज़्यादा करेक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स में दिखता है मुझे, और बहुत ज़्यादा करेक्शन निफ्टी में नहीं दिखता। निफ्टी में बहुत ज़्यादा फ्रॉथ नहीं है, कुछ पॉकेट्स में फ्रॉथ हैं जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एक्सेट्रा, बट निफ्टी एज अ होल बहुत फ्रॉथ नहीं है। बट मिड कैप CNX मिड कैप इंडेक्स है वो काफ़ी फ्रॉथी है, वहाँ पर थोड़ा करेक्शन दिखता है। 5-7% करेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, तमाम सेक्टर्स बाजार पर अपनी राय देने के लिए। तो साफ तौर पर मनीष जी करें कि थोड़ा सा सावधान रहें, इस बाजार में महंगे हैं, भाग चुके हैं, थोड़ा ठंडा हो जाए, हल्का हो जाए, उसके बाद आप कीजिए फिर से फ्रेश खरीदारी। लेकिन एक स्पेस जहां पर बड़ा एक्शन है आज, और वो है आईटी कंपनी की। देश की दोनों ही दिग्गज आईटी कंपनियां TCS और इन्फोसिस के नतीजे आ गए, और इन नतीजों के बाद किस शेयर पर दाव लगाना ठीक होगा, हमारे रिसर्च हेड और आईटी सेक्टर पर पैनी नजर रखने वाले आशीष वर्मा हमारे साथ है। आशीष बताइए, नंबर 1 कौन है, इन्फी या TCS? जी हाँ, दोनों आईटी दिग्गजों के रिजल्ट्स आ गए और हमेशा की तरह हर क्वार्टर में मैं आता हूं आपके पास वो कंपैरिजंस लेके, ताकि आप आसानी से ड्रॉ आउट कर सकें कौन सी कंपनी बेहतर नजर आ रही है। और हमने कुछ इंटरेस्टिंग पैरामीटर्स पे कंपैरिजंस ड्रॉ करें। ध्यान रखें, सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशंस पूरा आईटी पैक से इस क्वार्टर में म्यूटेड थी, कमजोर परफॉर्मेंस की थी। पहला सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ का, TCS वर्सेस इन्फोसिस आपकी स्क्रीन पर, और TCS में, और दोनों ही कंपनियों ने उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस करा है। TCS के केस में एक्सपेक्टेड था 2.9%, 3.1% का आंकड़ा आता हुआ। इन्फोसिस के केस में एक्सपेक्टेड था 2.6%, 3.2% का आंकड़ा। तो आउट परफॉर्मेंस ज्यादा आपको उम्मीद के मुकाबले इन्फोसिस में नजर आएगा। पर स्ट्रीट ज्यादातर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ को देखती है, एनालिस्ट ज्यादातर उसको एनालाइज करते हैं, और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक यहां पे साथ 2 से 2.5% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, इस कंपनी ने 2% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ दी है, यानी कि एक्सपेक्टेशन बैंड के लोअर एंड पे। इन्फोसिस के केस में एक्सपेक्टेशंस थी 2% की और एक्चुअल डिलीवरी है 2.7% की, कहीं बेहतर आंकड़ा इस कंपनी का आता हुआ। अच्छा, इसके नीचे आप ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखेंगे तो भी इन्फोसिस बेहतर स्कोर करता हुआ नजर आएगा। पहले तो TCS के मार्जिन्स, एक्सपेक्टेशंस थी 150 बेसिस पॉइंट्स कमजोर होंगे, लेकिन मार्जिन्स एक्चुअली 230 बेसिस पॉइंट्स इस कंपनी के गिरे। इन्फोसिस के केस में एक्सपेक्टेशंस थी 1% मार्जिन्स गिरेंगे, गिरे 0.5% ही। तो मार्जिन्स के फ्रंट पे इन्फोसिस का बेहतर परफॉर्मेंस, और इनफैक्ट एब्सोल्यूट मार्जिन्स आपकी स्क्रीन पर इन्फोसिस के मार्जिन्स अब TCS से बेहतर होते हुए। पर यहां पे कैच है, TCS ने कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया है, इन्फोसिस अगले क्वार्टर में बढ़ाएगी, तो दबाव बाद में दिखेगा आपको। मैनेजमेंट की कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। TCS के केस में मैनेजमेंट की कल कमेंट्री थी कि लार्ज डील जो है BFS सेगमेंट में अभी भी नदारत है, और यह कहना मुश्किल है कब तक हालात बहाल होते हुए नजर आएंगे। आज इन्फोसिस की कमेंट्री बेहतर नजर आई, उनका कहना है कि हर ब्रॉड बेस रिकवरी है, हर सेगमेंट में बेहतर परफॉर्मेंस है, और लगातार 6 क्वार्टर से रेवेन्यू पर एम्प्लॉय हम बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं।